हेलो एवरीवन। हम लोगों ने हमारे एसएम के अंदर हमारा एसएम का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4 दोनों हमने कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर 1 में अराउंड अराउंड 1 या 2 क्लासेस हमने लिए थे और चैप्टर 4 के लिए हमने अराउंड अराउंड 3 क्लासेस लिए। ठीक है, तो ऐसे हमने टोटल 4 या 5 लेक्चर में ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। अराउंड अराउंड 5 आवर में हमने पूरा का पूरा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 कवर कर लिया था। चैप्टर 1 के अंदर से अराउंड अराउंड 5 to 7 मार्क्स का आएगा और चैप्टर 4 में अराउंड अराउंड 8 to 10 मार्क्स का आएगा आपका। ठीक है, 50 में से 50 आउट ऑफ हमने अभी तक में 15 मार्क्स के आसपास का कवर कर लिया है। चैप्टर 2 भी आपका सिमिलर 5 to 10 अरे 8 to 10 मार्क्स का वर्ष रखता है, मतलब कि ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है 1 या 2 लेक्चर के अंदर। तो हम अराउंड अराउंड 20 से 25 मार्क्स के आसपास हमने 25 से 30 मार्क्स के आसपास का हमने पूरा का पूरा सब कुछ कवर कर लिया, ऐसा मान लेना। ठीक है, अब चैप्टर 3 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, बाद में हम जाएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ। हाँ, यहाँ पे हमें इतनी चीजें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स, कि भाई स्टेक होल्डर, की स्टेक होल्डर कौन होते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हु आर स्टेक होल्डर एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम। स्टेक होल्डर कौन है और हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, स्टेक होल्डर का मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर की बात नहीं हो रही, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर, ठीक है, दोनों अलग अलग टर्म है। अ फर्म मे बी व्यू एज अ firm may be viewed as a coalition of a stakeholder, viewed as a कोइलेशन ऑफ अ स्टेक होल्डर। तो सबसे पहले जानते हैं कोइलेशन ऑफ स्टेक होल्डर का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी हु कम टुगेदर to work towards a common goal or shared interest even if they are normally have a different roles and perspective। मतलब कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे पर्सन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी पार्टी जो साथ में आके एक कॉमन गोल या शेयर्ड इंटरेस्ट के लिए वर्क करे, भले ही उनका रोल और पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, उसको कोएलिशन बोलते हैं। ओके, ठीक है, फर्म में बी व्यूड एज अ कोएलिशन ऑफ अ स्टेक होल्डर। ऑल दोस इंडिविजुअल एंड एंटिटीज that have a stake in its success and can impact it as well। मैंने क्या बोला कि भाई सब लोग आके कॉमन इंटरेस्ट के लिए या फिर किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मीनिंग और वाइड हो जाएगा कि ऐसे इंडिविजुअल और एंटिटी जो जिनका कंपनी का जो स्टेक है ना उसमें या तो सक्सेस है या तो वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर को, हमारी शेयर होल्डर, सीईओ और डायरेक्टर को है ना अपनी कंपनी को सक्सेस होने में है ना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जबकि जबकि एक हमारा जो क्रेडिटर्स होगा ना वो चाहेगा हमें गिराए, मतलब कि क्रेडिटर्स की इंपैक्ट हमारी सक्सेस के ऊपर डिफर करेगी। ठीक है, ऐसे बोला जा सकता है। दैट मे बी एम्प्लॉय। अब देखो स्टेक होल्डर के अंदर आता कौन है, मैंने क्यों बोला शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर अलग अलग है। स्टेक होल्डर के अंदर कवर होता है एम्प्लॉई, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, सप्लायर, कस्टमर, रेगुलेटरी एंड शो ऑन। मतलब कि ये लिस्ट और भी आपको जितनी लंबी करनी हो उतनी लंबी आप कर सकते हो। एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, सप्लायर, कस्टमर, रेगुलेटर एंड शो ऑन। अब ये जो शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर के सामने स्टेक होल्डर शब्द बहुत बड़ा है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर कभी भी कोई बोले ना स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर का मतलब शेयर होल्डर्स नहीं होता है, उसका मतलब होता है कंपनी के एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, सप्लायर, कस्टमर, रेगुलेटर, बाद में डेटर्स, क्रेडिटर्स, सब आ गए उसके अंदर। वो सारे स्टेक होल्डर होते हैं जिसको हमारी सक्सेस में स्टेक हो या हमारी सक्सेस को इम्पैक्ट कर सके। मैं कुछ सिर्फ लिखने वाली चीजें बताऊंगा। Stakeholder can be defined as any person, group of individual, internal or external, that has an interest in it or impact on the business or a corporate strategy of the organization। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, स्टेक होल्डर कैन डिफाइन, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक पर्सन, ग्रुप और इंडिविजुअल है। ठीक है, स्टेक होल्डर क्या है, पर्सन है, ग्रुप है या तो फिर इंडिविजुअल है। ये इंटरनल भी हो सकता है, मतलब कि कंपनी के अंदर भी हो सकता है या कंपनी के बाहर भी हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। दैट हैज अ इंटरेस्ट इन, जिसका इंटरेस्ट है या तो फिर इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस की स्ट्रेटेजीज को। ठीक है, देखो स्टेक होल्डर कैन बी डिफाइंड एज एनी पर्सन, ग्रुप और इंडिविजुअल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल।
दैट इज एन इंटरेस्ट इन, जिसका या तो फिर इंटरेस्ट होगा या तो फिर इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। इंटरेस्ट किसका होगा, जो भी 90% किया, 90% जो भी होगा ना इंटरनल पर्सन, उसका कंपनी की सक्सेस के अंदर इंटरेस्ट होगा। और जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा, रेगुलेटर, गवर्नमेंट या फिर क्रेडिटर, वो हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो इंपैक्ट ऑन द बिजनेस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। They have a power to influence the strategy or performance of the organization। इन लोगों के पास, ये जो स्टेक होल्डर है, इनके पास होता है पावर। क्या है इनके पास पावर? इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजी, जो हमारी बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, इनको इन्फ्लुएंस करना, या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है ना, उसके ऊपर भी इनका इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इनका क्या काम, इनके पास कौन सी पावर है? टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे और स्ट्रेटेजी पे ये लोग इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। देखो, अगर मैं सीईओ हूं तो क्या मैं स्टेक होल्डर हूं? यस, मैं सीईओ हूं, मैं स्टेक होल्डर हूं। क्या मेरी कोई स्ट्रेटेजी इंपैक्ट डालेगी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में? यस। ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम निकाली, या गवर्नमेंट ने अभी बोला कि ईवी की बिक्री ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ईवी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो जो पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग, जो पेट्रोल से गाड़ियां चलती है या डीजल से गाड़ियां चलती है, क्या उनकी बिक्री उसकी वजह से कम होगी? यस। तो उनको क्या उसके गवर्नमेंट के पास पावर थी हमारी स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करने की? यस। तो हमने स्ट्रेटेजी चेंज करके क्या किया कि जो पेट्रोल या डीजल पे चलते थे प्रोडक्ट, वो बनाना कम किया, और जो ईवी पे चल सके वैसे प्रोडक्ट के ऊपर हमने हमारी स्ट्रेटेजी रीडेवलप की। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। जनरली स्टेक होल्डर इंक्लूड, देखो स्टेक होल्डर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है? मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, कस्टमर एंड वेंडर, ठीक है। यहाँ पे जो बातें लिखी है वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया फिर से, ठीक है। एडिशनली अदर इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है। वहां पे पहले उन लोगों ने इंटरनल कौन? मैनेजमेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, स्टेक होल्डर हो सकता है, कस्टमर और वेंडर। एडिशनली अदर इंडिविजुअल एंड ग्रुप सच एज अ गवर्नमेंट, लेबर यूनियन, ठीक है, लोकल ग्रुप्स विच कैन ऑफ्टन कंसिडर एज अ स्टेक होल्डर डिपेंडिंग ऑन देयर इम्पैक्ट ऑन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा जिसका इम्पैक्ट होगा वैसे वैसे स्टेक होल्डर की डेफिनेशन चेंज होता रहेगा, ठीक है। Each stakeholder or stake group will be affected by the business strategy that organization choose and implement। पूरा का पूरा जो स्टेक होल्डर या स्टेक होल्डर के ग्रुप होते हैं, वो है ना बिजनेस की स्ट्रेटेजी से अफेक्ट होते हैं, अफेक्टेड बाय द बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट द ऑर्गेनाइजेशन चूजन और इम्प्लीमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर, ठीक है। हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हमारे पास बहुत सारे स्टेक होल्डर है, उसमें से जो भी हमारे की स्टेक होल्डर है ना, उनको आइडेंटिफाई कर लो। Each stakeholder exert a different level of influence and can have a different level of a interest in the business organization, ठीक है। तो एक स्टेक होल्डर का इन्फ्लुएंस एक बिजनेस के ऊपर डिफरेंट हो सकता है और उसका इंटरेस्ट भी डिफरेंट हो सकता है, ऐसा बोलना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। एग्जांपल दिया है, एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द हेल्थ केयर इनोवेशन नीड्स टू हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक हेल्थ केयर इनोवेशन है, उसका आरओआई उसको लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए उसका कभी भी नहीं होना चाहिए। As there may be long time between the investment into research timelines and a commercial outcome, while shareholders whose main concern is quick profit may be more hesitant to support the organization spending funds on a something that they may not see the return in the near future, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारे शेयर होल्डर है वो क्विक प्रॉफिट वाले होंगे, तो सीन क्या होगा, जो हम चीजें कर रहे हैं उसके ऊपर उनका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और वो क्या बोलेंगे, भाई इस कंपनी में नियर फ्यूचर नहीं है। सिंस द एक्सपेक्टेशन ऑफ द की स्टेक होल्डर कैन इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, मतलब कि यहाँ पे रिसर्च पे ज्यादा टाइम ना बर्बाद करके कोई जेनरिक मेडिसिन उठा के बेचना स्टार्ट कर दो ना, वो भी तो हो सकता है, वहां से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिल सकता है। जेनरिक मेडिसिन उठा के बेचना आप स्टार्ट कर दो हेल्थ केयर के अंदर, तो ठीक है। तो क्या क्विक प्रॉफिट मिलेंगे? यस। क्या स्टेक होल्डर खुश हो जाएगा? यस, स्टेक होल्डर खुश हो जाएगा, लेकिन जो कंपनी का मेन पर्सपेक्टिव होगा वो कभी इससे अचीव नहीं होता है। सिंस द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ की स्टेक होल्डर कैन इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, अ क्लैश ऑफ ऑब्जेक्टिव में हैव अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक स्टेक होल्डर है का ग्रुप है, वो बोल रहा है हमें क्विक पे ऑफ चाहिए। एक स्टेक होल्डर का ग्रुप बोल रहा है भाई तुम लॉन्ग टर्म में रिटर्न दो, पर जब भी रिटर्न हमें मिले ना एक तगड़े रिटर्न मिले, तो क्या अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेशन हो गया, तो इसकी वजह से क्लैश होता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।
एक बार ये एग्जांपल पढ़ लेना, एग्जांपल ऑफ अ की स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सीईओ, मेजर वेंडर, ठीक है। अब अपने बात करते हैं मे 26 के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं मेनलोस मैट्रिक्स, ठीक है। एक्चुअली मेनलोस मैट्रिक्स है ना आपका यहां से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर पहला इंट्रोडक्शन की ही तरह है, तो वो इंट्रोडक्शन की 4 या 5 लाइन आपके आंसर में आएगी, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम 2 या 3 ही लाइन देखेंगे, 4 या 5 मैक्सिमम लाइन, ज्यादा नहीं देखेंगे। द मेनलो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स ऑल्सो नोन, पहले तो है ना ये लिख देने का, मेनलो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स ऑल्सो नोन एज द स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स एंड द पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स इज अ सिंपल फ्रेमवर्क। ये किसके लिए? हेल्प मैनेज टू की स्टेक होल्डर। पहली लाइन लिखो, मैनेज स्टेक होल्डर, मेनलो स्टेक होल्डर मैट्रिक्स ऑल्सो नोन एज अ स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स एंड पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। दो नाम है, दोनों में से कोई भी नाम पूछे आपको पता होना चाहिए। हमें मेनलोस मैट्रिक्स लिखना है, क्या क्या नाम है? स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। इसका इसका ये हेल्प क्या करता है? तो हेल्प मैनेज ए की स्टेक होल्डर, ठीक है। हमने इससे पहले अंडरस्टैंड करते समय क्या है, हमें की स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मेनलो बताता है की स्टेक होल्डर कौन है। Managing a project is extremely complicated as it involves managing the complex competing interest of a various stakeholder who needs to know what and when, who needs to give a feedback and who has the final approval can be confusing. However, managing a stakeholder is a critical to the success of the project. सीधा सीधा इतनी लाइन लिखो, स्टेक होल्डर का है ना मैनेज करना एक प्रोजेक्ट के लिए क्रिटिकल चीज है, ठीक है। मैनेज स्टेक होल्डर इज अ क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट सक्सेस बनाना है तो हमें स्टेक होल्डर को है ना बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज वेयर स्टेक होल्डर एनालिटिक्स मैट्रिक्स प्लेस, ठीक है। ऊपर की राम कथा क्या बोल रही है मैं बता देता हूँ। एक तो मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता है इन्वॉल्व मैनेजिंग द कंपीटिंग इंटरेस्ट ऑफ अ वेरियस स्टेक होल्डर। इसके अंदर सबसे पहला क्या आता है कि जो हमारे वेरियस स्टेक होल्डर है उनके इंटरेस्ट क्या है। वो नीड्स टू नो व्हाट एंड व्हेन, किसको क्या बताना है, कब बताना है। वो नीड्स टू गिव देयर फीडबैक, किसको हमें फीडबैक देना है, किससे हमें फीडबैक लेना है। Who has the final approval can be confusing, ये किससे फाइनल अप्रूवल लेना है प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोजेक्ट के लिए, वो कंफ्यूजिंग है। हावेवर इसलिए इस वजह से मैनेजिंग अ स्टेक होल्डर इज अ क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर को मैनेज करना क्रिटिकल है सक्सेस करने के लिए प्रोजेक्ट को। देयर वेयर इज स्टेक होल्डर एनालिसिस आता है। Menlo suggests that one should analyze a stakeholder group based on the power and interest. Menlo क्या बोल रहे हैं भाई? Menlo ने सजेस्ट किया कि हमें स्टेक होल्डर का ग्रुप किसके बेस पे रखना चाहिए? एक तो पावर एंड इंटरेस्ट। पावर मतलब पावर का मीनिंग क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज। मेरे पास कितनी एबिलिटी है कि मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज को। इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? हाउ इंटरेस्ट दे आर ऑर्गेनाइजेशन सक्सीडिंग। जो स्टेक होल्डर हमारा है उसका कितना इंटरेस्ट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बने। तो स्टेक होल्डर मेनलोस का जो स्टेक होल्डर है वो किस पे बेस्ड है? पावर और इंटरेस्ट के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एमसीक्यू या 2 मार्क्स के लिए ऊपर का 3 लाइन लिखने के लिए है ना, हो सकती है कभी भी यूज। A thing to remember is that all a thing is remember to that all stakeholder may seem have a all stakeholder have a lots of power and the organization may hope they would have a lots of interest, ठीक है। ठीक है, आज एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके पास क्या पावर है? यस, बट ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में उसका इंटरेस्ट होगा? मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा ना, उसके पास तो होगी पावर सक्सेस करवाने की, अरे उसके पास पावर होगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा कंट्रोल कर सके, और उसके पास इंटरेस्ट भी होगा। लेकिन अगर वो टीसीडब्ल्यूजी है तो टीसीडब्ल्यूजी के पास पावर तो है लेकिन वो पावर का यूज नहीं करती। उसका इंटरेस्ट क्या है पता है? टीसीडब्ल्यूजी का मेन इंटरेस्ट है, मैं ऑडिट का कंबाइन कर रहा हूँ, टीसीडब्ल्यूजी का इंटरेस्ट क्या है पता है? जो शेयर होल्डर के लिए वर्क हो रहा है ना वो बरोबर हो, मतलब कि उसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस में? उसका इंटरेस्ट
गवर्न करने में नहीं, उसका इंटरेस्ट है जो भी हमारा शेयर होल्डर है ना, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देखना, कंपनी सही से चल रही है कि नहीं चल रही है वो देखना, उसका काम सिर्फ देखना है। तो वो है ना गवर्निंग पावर नहीं, गवर्निंग पावर डायरेक्टर के पास है, और डीसीडब्ल्यूजी के पास गवर्निंग पावर होती है लेकिन वो यूज नहीं करते, कम यूज करते हैं। तो सारे स्टेक होल्डर को है ना, हो सकता है कि उनके पास बहुत सारी पावर हो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, लेकिन उनके पास उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड सम स्टेक होल्डर विल हैव अ मोर इंटरेस्ट देन अदर, और किसी किसी स्टेक होल्डर का, ओके ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ऑल स्टेक होल्डर में सीम टू हैव अ लॉट्स ऑफ पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन में होप वुड हैव अ लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट टू, बट इन रियलिटी बट इन रियलिटी सम स्टेक होल्डर विल होल्ड मोर पावर देन अदर। कुछ स्टेक होल्डर क्या करते हैं भाई, उनके पास पावर बहुत ज्यादा ही होती है, और सम स्टेक होल्डर मोर इंटरेस्ट देन अदर्स, किसी किसी स्टेक होल्डर को इंटरेस्ट ज्यादा होता है अदर्स में। एग्जाम्पल है, सीईओ के पास पावर है, इंटरेस्ट नहीं है, बट एक एम्प्लॉय को वर्क में इंटरेस्ट है, ताकि उसका इंटरेस्ट क्या है, मेरा अल्टीमेट पगार, मेरा अल्टीमेट सैलरी बढ़े, ठीक है, वो उसका इंटरेस्ट है, तो वो काम अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ पे सीईओ के पास पावर सबसे ज्यादा है, बट यहाँ पे एम्प्लॉय के पास सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। देख रहे हो, ऐसा होता है। अ बिग शेयर होल्डर इज लाइकली टू हैव अ हाई पावर हाई इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिलायंस में अंबानी की बात करें, फैमिली ऑफ अंबानी, तो उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, मतलब कि उनके पास सबसे ज्यादा शेयर खरीदे हो, तो उनके पास सबसे ज्यादा पावर है, वो बिग शेयर होल्डर है, उनके पास सबसे ज्यादा पावर है। तो क्या उनके पास सबसे ज्यादा ही इंटरेस्ट है? यस, वो वहीं पे ही बैठते हैं, वही मैनेजिंग कमिटी है। अंबानी की फैमिली के पास 50% और मोर देन पावर है, ठीक है, शेयर से। एंड ऑल्सो दे हैव अ मैनेजिंग कमिटी, मतलब कि वहां पे हाई पावर हाई इंटरेस्ट है उनके पास इन द वेयर अ बिग कॉम्पिटिटर, रिलायंस का कॉम्पिटिटर अदानी या टाटा, ठीक है, और किसी को अपने गिन नहीं सकते, वैसे इनको भी नहीं गिन सकते। रीजन क्या है, ये लोग हर अलग अलग चीजों में डील करते हैं, ठीक है। टाटा सबसे ज्यादा कार्स में डील करता है, रिलायंस अभी कार्स में डील ही नहीं करता है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में डील करता है, ठीक है। अदानी पोर्ट्स के अंदर अपना सबसे ज्यादा उसका बिजनेस है, तो कॉम्पिटिटर नहीं बोल सकते, बट अब रिलायंस का बिग कॉम्पिटिटर कोई और हो भी नहीं सकता है उसके अलावा खुद। तो अगर किसी कंपनी का कोई बड़ा कॉम्पिटिटर है तो उसकी पावर क्या होगी, वो इंपैक्ट कर सकता है स्ट्रेटेजी को, बट पोटेंशियली लेस इंटरेस्ट इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आज अपने बात करते हैं एयरटेल की और जियो की। तो एयरटेल के लिए जियो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, जियो इज द बिग कॉम्पिटिटर फॉर एयरटेल। अब अगर जियो देख रहा है कि भाई मेरे पास जो कस्टमर एक्विजिशन है ना वो कम है, तो उसने स्कीम निकाली कि भाई मेरा रिचार्ज है ना 199 में होगा या मैं 3 मंथ में दूंगा। तो क्या इसकी वजह से एयरटेल को इम्पैक्ट आया था? यस, इसकी वजह से एयरटेल को इम्पैक्ट आया था। क्यों? क्योंकि जियो एक बिग कॉम्पिटिटर, तो जब बिग कॉम्पिटिटर होता है ना, वो स्ट्रेटेजी पे इम्पैक्ट डालता है डायरेक्ट, ठीक है। 3 मंथ्स फ्री दे दिया तो क्या स्ट्रेटेजी पे इम्पैक्ट पड़ा? यस। जो रिचार्ज पहले पूरे महीने में 1 GB मिलता था या 2 GB अपने रिचार्ज करवाते थे, आज पर डे का 1.5 से 2 GB मिलता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटेजी को इम्पैक्ट किया। जो 1 GB पूरे मंथ में रिचार्ज मिल रहा था, आज पर डे 1.5 से 2 GB का अपने रिचार्ज लेते हैं, ठीक है। पोस्टपेड के प्लान जब 1000 रुपीज से एक टाइम पे स्टार्ट होते थे, आज 349 359 से स्टार्ट होते, ठीक है। तो एक बिग शेयर होल्डर के पास हाई पावर हाई इंटरेस्ट होता है, जबकि एक बिग कॉम्पिटिटर का हाई पावर होता है इंपैक्ट करना स्ट्रेटेजी को, बट उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, ठीक है। तो इतना भी लिख दिया, बहुत है। डेवलपिंग अ ग्रिड ऑफ अ स्टेक होल्डर। दो, पहले ही अपने ने बात कर ली कि मेनलो का मैट्रिक्स है ना, वो बेस्ड ऑन है पावर और इंटरेस्ट के ऊपर। मेनलो का जो पूरा का पूरा मेनलो मैट्रिक्स है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है? पावर और इंटरेस्ट के ऊपर। इट सजेस्टिंग आइडेंटिफाई विच स्टेक होल्डर आर इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। ये सजेस्ट करता है और आइडेंटिफाई विच स्टेक होल्डर आर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Metrics to define the important being high power and high interest which management would manage closely। जो हमारा मैनेजमेंट होता है, अगर कोई स्टेक होल्डर हाई पावर और हाई इंटरेस्ट के पैरा में आता है तो मैनेजमेंट को उसको क्लोजली मैनेज करना चाहिए, वाइल इन्वेस्टिंग अ लॉट टाइम एंड रिसोर्सेज, और वहां पे उसको अपने बहुत ज्यादा ही टाइम एंड रिसोर्सेज यूज करने चाहिए।
CEO is likely to have more power to influence the work and also have a high interest in being a success. Keeping them informed almost daily should be priority. ठीक है, एक CEO का सबसे ज्यादा पावर होता है to influence the work. वर्क के बारे में यहाँ पे बात करें, ठीक है, वर्क को वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऑल्सो हाई इंटरेस्ट इन बीइंग सक्सेस, उसकी सक्सेस में भी उसको हाई इंटरेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था सीईओ इज द गार्जियन ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है, तो अब वो गार्जियन है तो उसको जो भी वर्क कर रहा है उसमें उसको सक्सेस सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ है तो उसको डेली बेसिस पे हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसे डेली इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। हाउएवर दो स्टेक होल्डर विद द लो पावर एंड लो इंटरेस्ट, ठीक है, जिसके पास सबसे कम पावर है और कम इंटरेस्ट है, लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा शुड बी मॉनिटर रेयरली, उनको है ना रेयरली मॉनिटर करना चाहिए और मिनिमम एफर्ट उनको देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्रिड है, वर्टिकल फेसिस ऊपर पावर और इन्फ्लुएंस है, हॉरिजॉन्टल फेसिस ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस, यहाँ पे है हमारा पावर और इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा हाई, ये भी हमारा हो जाएगा हाई और ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा लो लो, ठीक है। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। सबसे पहले बात करते हैं हाई पावर हाई इंटरेस्ट। तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट, इनको इन लोगों ने क्या बोला भाई, ये लोग की प्लेयर है, समझो ये लोग की प्लेयर है, इनके ये लोग अगर प्ले करेंगे ना इंडस्ट्री के अंदर, इनके पास हाई पावर और हाई इन्फ्लुएंस है, दोनों चीजें हाई है, पावर भी सबसे ज्यादा है, इन्फ्लुएंस भी सबसे ज्यादा है, मतलब कि ये कौन से प्लेयर हुए, ये हमारे लिए हुए की प्लेयर, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर ये लोग हैं, इनको हम बोलते हैं की प्लेयर। ओके, हाई पावर हाई इंटरेस्ट की बात कर ली। अब बात करेंगे हम लो पावर लो इंटरेस्ट की। जैसे हमने बोला हाई पावर हाई इंटरेस्ट को हम की प्लेयर बोलते हैं, जब लो पावर और लो इन्फ्लुएंस हो हमारा तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए उनको, लो प्रायोरिटी, इनको सबसे कम प्रायोरिटी दो, लो प्रायोरिटी दो। हाई हाई की प्लेयर, लो 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 प्रायोरिटी, ठीक है। हाई हाई है मतलब कि वो पूरी इंडस्ट्री का प्लेयर है, उसको की प्लेयर बना दो, जबकि सब कुछ लो है तो उसको क्या बोलो, लो प्रायोरिटी, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, पावर कम है, मतलब कि वो हमारी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है ना कि अगर वो चाहे ना तो वो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी बदल सकता है, मतलब कि उसके पास वो पावर नहीं है बट उसके पास ऐसी कुछ चीजें हैं, ऐसा उसके पास इन्फ्लुएंस फैक्टर है कि वो हमारी स्ट्रेटेजी को इम्पैक्ट तो डाल सकता है पावर के बिना, मतलब कि हाई इन्फ्लुएंस लो पावर, हाई इन्फ्लुएंस लो पावर। तो जब हाई इन्फ्लुएंस वो हमारी स्ट्रेटेजी पे इंपैक्ट डाल सकता है तो हमें क्या करना है, उसको कीप इन्फॉर्म रखना चाहिए, कीप इन्फॉर्म। क्यों भाई, मैं तेरे को ये चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें मत करना, अगर तू ऐसी ऐसी चीजें करेगा तो मुझे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगी, उसको हमें कीप इन्फॉर्म रखना पड़ता है। एंड लास्ट हाई पावर लो इन्फ्लुएंस, पावर तो बहुत ज्यादा है बट वो इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं, तो उनको हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों सेटिस्फाई करना चाहिए, उनके पास पावर है, वो पावर से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने की ताकत रखते हैं, तो कीप सेटिस्फाइड, ठीक है, ठीक है, मेरे साथ बोलो हाई पावर हाई इंटरेस्ट की प्लेयर, हाई पावर हाई इंटरेस्ट की प्लेयर, हाई पावर हाई इंटरेस्ट की प्लेयर। एक मिनट रुको, अरे हाई पावर हाई इन्फ्लुएंस, हाई पावर हाई इन्फ्लुएंस की प्लेयर, हाई पावर हाई इन्फ्लुएंस की प्लेयर, लो पावर लो इन्फ्लुएंस, लो पावर लो इन्फ्लुएंस, लो प्रायोरिटी, बाद में हाई पावर हाई पावर हाई पावर हाई लो इन्फ्लुएंस, हाई पावर है लो इन्फ्लुएंस है, पावर सबसे ज्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन को तबाह कर सकते हैं, कीप सेटिस्फाई, उनको सेटिस्फेक्शन दो। लो पावर हाई इन्फ्लुएंस, उनको इन्फॉर्म करो भाई तुम ऐसी ऐसी चीजें मत करो जिससे मैं इन्फ्लुएंस होऊंगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, की प्लेयर याद रह गया, लो प्रायोरिटी याद रह गया, कीप सेटिस्फेक्शन कैसे याद रखना, कीप सेटिस्फेक्शन ऐसे याद रखो भाई इसके पास पावर ज्यादा है, अगर
इसको मैं सेटिस्फाई करूंगा ना तो वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं करेगा, तो कीप सेटिस्फाई। ठीक है, लो पावर हाई इन्फ्लुएंस, इस बंदे के पास है ना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर मैं इसको बताऊंगा भाई ये ऐसी ऐसी मेरे यहाँ की इंफॉर्मेशन है, ये मैं तेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन का यूज ऐसे करना कि तेरा इन्फ्लुएंस मुझ पे इंपैक्ट ना हो। कीप इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन दी इसलिए कीप इन्फॉर्म। देख लो, हाई पावर हाई इंटरेस्ट कीप लेयर, लो पावर लो इंटरेस्ट लो प्रायोरिटी। ठीक है, हाई पावर लो इंटरेस्ट कीप सेटिस्फाई, लो पावर हाई हाई इंटरेस्ट कीप इन्फॉर्म। हमने कुछ गलत कर दिया है ना, अपने ने एक चीज गलत कर दी। ये हमारा पावर इंटरेस्ट मैट्रिक था, यहाँ पे आएगा हमारा पावर, यहाँ पे हमारा आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, पावर का दूसरा नाम है, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है इन्फ्लुएंस, मैंने वहां पे यूज कर दिया। ठीक है, तो छोटी सी गलती हो गई है। हाई पावर हाई इंटरेस्ट की प्लेयर, हाई पावर हाई इंटरेस्ट की प्लेयर, लो पावर लो इंटरेस्ट लो प्रायोरिटी, हाई पावर लो इंटरेस्ट कीप सेटिस्फाई, लो पावर हाई इंटरेस्ट कीप इन्फ्लुएंस कीप इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट 5 मिनट्स में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेक्शन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हाई पावर हाई इंटरेस्ट की। सेकंड नंबर हाई पावर हाई इंटरेस्ट, मस्त पहले है ना हेडिंग मारने का, की प्लेयर स्टेक होल्डर, की प्लेयर हेडिंग मारा, उसके नीचे पहला पॉइंट बनाओ हाई पावर हाई इंटरेस्ट पीपल, देन खत्म। ऑर्गेनाइजेशन, अब इनके पास हाई पावर है हाई इंटरेस्ट है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, की प्लेयर इसके साथ हमेशा काम करते रहो, फुल एंगेज दिस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर, फुल एंगेज रहो इस स्टेक होल्डर के ग्रुप के साथ, मेकिंग द ग्रेट एफर्ट टू सेटिस्फाई देम। की प्लेयर है तो इनको सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा ही मिलना चाहिए, इसके पास सब कुछ है तो इसको सब कुछ मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। टेक देयर एडवाइस, उनकी एडवाइस ले लो भाई। बिल्ड एक्शन एंड कीप देम इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो सबसे पहला की प्लेयर है तो हाई पावर हाई इंटरेस्ट पीपल है, फुल एंगेज टू ग्रुप ऑफ दिस स्टेक होल्डर, यहाँ पे हमें फुल एंगेज रहना चाहिए। अब ये हाई हाई है, मतलब कि नीचे के जो तीनों के कैरेक्टर है, दोनों के कैरेक्टर है, आजू बाजू वाले के दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे, तो बाजू वाला बोलता है भाई मुझे सेटिस्फाई करो, तो ये क्या बोले, उसको सेटिस्फाई करो और मेरे को भी सेटिस्फाई करना, ग्रेट एफर्ट टू सेटिस्फाई देम। नीचे वाला क्या बोल रहा है, नीचे वाला क्या बोल रहा है, लो पावर हाई इंटरेस्ट, वो क्या बोल रहा है भाई मुझे इन्फॉर्मेशन दो, तो ये क्या बोल रहा है, उसको दे रहे हो मेरे को भी इंटरेस्ट दो, क्योंकि मैं दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड कर रख रहा हूं अपने पास, तो उसने क्या बोला, मुझे कीप इन्फॉर्म रखो। एंड लास्ट में ये की प्लेयर है तो इसकी क्या एडवाइस लेनी चाहिए, यस, तो टेक देयर एडवाइस। की प्लेयर के अंदर 4 फुल एंगेज हो इनके पास, ग्रेट एफर्ट टू सेटिस्फाई देम, टेक देयर एडवाइस एंड बिल्ड द एक्शन एंड कीप देम इन्फॉर्म। ठीक है, अब लोलो में चले जाते हैं, लोलो में बाद में जाते हैं, पहले है ना इसके आजू बाजू वाले है ना, इसका काम खत्म हुआ, अब इसके आजू बाजू वाले को देख लेते हैं। कीप सेटिस्फाइड, हाई पावर है लेस इंटरेस्ट है, भाई मुझे सेटिस्फाई करो, तो यहाँ पे हमारा एम क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा एम होना चाहिए कीप देम सेटिस्फाई विद देयर इंटेंडेड इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये लोग अगर कीप सेटिस्फेक्शन वाले, सबसे पहले लिखो पर कीप सेटिस्फाई लिखो, उसके अंदर हाई पावर लेस्ट इंटरेस्ट पीपल। ठीक है, देखो दो दो लाइन ही लिखने की आएगी यहाँ पे, कीप सेटिस्फाई उसके अंदर फर्स्ट लाइन लिखो हाई पावर लेस इंटरेस्ट पीपल, ऑर्गेनाइजेशन शुड पुट इनफ वर्क ऑन दिस, ये सब नहीं लिखोगे, सीधा सीधा लिखो कीप देम सेटिस्फाई विद देयर इंटेंडेड इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या, कीप देम सेटिस्फाई विद देयर इंटेंडेड इंफॉर्मेशन ऑन द रेगुलर बेसिस। ओके, कीप लेयर में हमने एग्जांपल नहीं लिखा, एग्जांपल लिखना मतलब कि 3 लाइन टोटल हो जाएगी आपकी हर जगह। कीप लेयर के अंदर आपके एग्जांपल होंगे, शेयर होल्डर है, सीईओ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। कीप सेटिस्फाई के अंदर कीप सेटिस्फाई, आप इंफॉर्मेशन आपसे कौन मांगता है, सबसे पहला बैंक्स, सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट और थर्ड नंबर पे कस्टमर। कस्टमर कहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगता है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन मांगता है भाई ये प्रोडक्ट कैसे बनाए वो तो बता दे, अपने पीछे छाप के बताते हैं हर प्रोडक्ट के पीछे। तो कीप सेटिस्फाई का मतलब क्या है भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन मांगे नहीं ये इनको दे दो, हाई पावर लेस इंटरेस्टेड पीपल। कौन कौन हमसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, बैंक, गवर्नमेंट और कस्टमर। देन कीप इन्फॉर्म, ठीक है, हेडिंग होगा अपना कीप इन्फॉर्म, उसके अंदर होगा लो पावर हाई इंटरेस्ट पीपल। ऑर्गेनाइजेशन शुड inform this group of people and communicate with them to ensure that no major issue arise.
सबसे पहले इनको एडिक्वेटली इन्फॉर्म करो, एडिक्वेटली इन्फॉर्म दिस ग्रुप ऑफ पीपल। और क्या दूसरा, कम्युनिकेट विद देम टू एंश्योर दैट नो मेजर इश्यू अराइज। भाई कोई मेजर इश्यू अराइज हो रहा नहीं हो रहा है उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट करो। दिस ऑडियंस कैन ऑल्सो हेल्प विथ रियल टाइम फीडबैक, हेल्प विथ रियल टाइम फीडबैक, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बता सकता है इस वर्क को इस तरीके से इजी तरीके से कर सकते हैं। वेंडर्स, वेंडर्स बता सकता है भाई कैसे कैसे हमें पेमेंट करना चाहिए। सप्लायर्स, ठीक है, लीगल एक्सपर्ट्स। एम्प्लॉइज, वेंडर्स, सप्लायर, लीगल एक्सपर्ट्स। ठीक है, एडुकेट करो, इन्फॉर्म दिस ग्रुप को, कम्युनिकेट करो विद देम टू दैट नो मेजर इश्यू अराइज, देन हेल्प विथ रियल टाइम फीडबैक, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। एग्जांपल, एम्प्लॉय, वेंडर, सप्लाई, लीगल एक्सपर्ट। लो प्रायोरिटी, सबसे लास्ट, लो प्रायोरिटी, सब कुछ यहाँ पे लो 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 ही चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ओनली मॉनिटर देम, सबसे पहले उनको सिर्फ मॉनिटर करो। नो एक्शन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स या एक्सपेक्टेशन, कोई भी एक्शन मत लो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के। देखो अपोजिट कर रहा है ये, वहां देखो की प्लेयर के अंदर हाई इंगेज लेना था, यहाँ पे सिर्फ मॉनिटर करना है। वहां पे उनकी सेटिस्फेक्शन को, उनकी एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करना था, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेने उनकी एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। मिनिमल एफर्ट शुड बी स्पेंड ऑन दिस ग्रुप, मिनिमल एफर्ट दो। ठीक है, वहां पे हाई एफर्ट देना था, यहाँ पे मिनिमल एफर्ट देना है। स्टेक होल्डर बाय कीपिंग आई टू चेक देयर लेवल ऑफ इंटरेस्ट, चेक इफ देयर लेवल ऑफ इंटरेस्ट और पावर चेंज। इंपॉर्टेंट चीज, चेक देयर, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं है, चेक इफ देयर लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर चेंज। भाई देखो इनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट या पावर तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे जो है। अब देखो बिजनेस मैगजीन, मीडिया हाउसेस, सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे देता हूं। अदानी के ऊपर किसने रिपोर्ट बनाई थी? पोर्ट अदानी रिपोर्ट, अदानी की रिपोर्ट हमारी बनाई थी रिपोर्ट, हाँ हिंडबर्ग, हिंडबर्ग या समथिंग ऐसा ही कुछ नाम था, हिंडनबर्ग या समथिंग ऐसा ही कुछ नाम था। उसने अदानी के ऊपर रिपोर्ट दी थी जिसकी वजह से उसके शेयर डाउन हुए थे। ये क्या था? एक बिजनेस मैगजीन बोल लो या एक मीडिया हाउस की तरह था। ये हर कंपनी के ऊपर अपनी अपनी रिपोर्ट बनाता रहता है, ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी आइडेंटिफाई के हिसाब से ये हिंडबर्ग अपनी रिपोर्ट बनाता रहता है। तो ये मीडिया हाउस या तो बिजनेस मैगजीन के अंदर आएगा। अब जब इसने अदानी के ऊपर रिपोर्ट डाली तो क्या इसका पावर इंटरेस्ट चेंज हो गया था? यस, इसका पावर और इंटरेस्ट दोनों चेंज हो गया था अदानी के लिए सिर्फ, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ऊपर चारों में बात की ना, ये चारों के कभी भी है ना पावर और इंटरेस्ट है ना चेंज हो सकते हैं। डन। तो एग्जांपल के साथ ये चारों चीजें हमारी खत्म हुई। क्या क्या था? हाई पावर हाई इंटरेस्ट कीप लेयर, लो पावर लो इंटरेस्ट लो प्रायोरिटी, हाई पावर लो इंटरेस्ट कीप सेटिस्फाई, लो पावर हाई इंटरेस्ट कीप इन्फॉर्म। अब कीप सेटिस्फाई की बात कर डालते हैं फटाफट, सीधे सीधे बात करते हैं। कीप सेटिस्फाई हाई पावर लेस इंटरेस्ट, कीप देम सेटिस्फाई विद देयर इंटेंडेड इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। एग्जांपल, इंफॉर्मेशन से कौन कौन मांगता है? बैंक, गवर्नमेंट एंड कस्टमर। की प्लेयर हाई पावर हाई इंटरेस्ट है इनके पास, क्या इसके हमें फुल एंगेज रहो इनके पास, ग्रेटर एफर्ट टू सेटिस्फाई देम, टेक देयर एडवाइस, build action and keep them informed with all information on a regular basis. Example, shareholder, CEO और board of director. उसके बाद है लो प्रायोरिटी, लो पावर लेस इंटरेस्ट पीपल है, इनको सिर्फ मॉनिटर करो, नो एक्शन टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन, मिनिमल एफर्ट शुड बी एंगेज ऑन दिस ग्रुप, चेक द लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पावर टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैगजीन, मीडिया हाउस, कीप इन्फॉर्म, लो पावर हाई इंटरेस्ट होता है, एडिक्वेट करो, इन्फॉर्म, एडिक्वेटली इन्फॉर्म दिस इन्फॉर्म ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिकेट विद देम, एंश्योर दैट नो मेजर इश्यू अराइज, हेल्प विद रियल टाइम फीडबैक, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट मिलता है। एम्प्लॉयज में दो चीज हो सकती है, एक तो वो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बता सकता है, या तो फिर वो कस्टमर के फीडबैक को प्रॉपरली एनालाइज करके बता सकता है कि भाई प्रोडक्ट में ये कमी है। वेंडर, सप्लायर एंड लीगल एक्सपर्ट। देखो and the important things, this strategy should be aware of is the importance of a remembering the environment is highly dynamic and certain things might happen
दैट कैन कोज अ स्टेक होल्डर टू सडनली मूव बिटवीन अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से, मतलब कि ये चारों इंटरनली ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब कि मैंने बोल दिया मीडिया हाउस यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अदानी के केस में चेंज हो गया था। देखो, गवर्नमेंट को वैसे कीप सेटिस्फाई रखना चाहिए, ठीक है, बट आईटी की रेट बढ़ जाए तो आईटी की रेट बढ़ जाए तो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हाई पावर हाई इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नोटिस आ गई, बड़ी नोटिस आ गई 200 करोड़ 300 करोड़ की, तो की प्लेयर बन जाएगा। ट्राई 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 नहीं, हाँ, ट्राई की भी बात कर लेते हैं। ट्राई ने एक रूल्स लाया था कि जो हमारे मीडिया चैनल्स होती हैं, जो हमारी चैनल्स होती है ना, उसको पर चैनल का है ना प्राइस लॉन्च कर दो, और जिस बंदे को जो भी चैनल चाहिए ना वो वही सिलेक्ट करके है ना वही सिलेक्ट करे और उसके लिए ही पेमेंट करे, ठीक है। तो वो की प्लेयर उस टाइम पे बन गया था, ठीक है, कि ट्राई ने ये इम्पोज किया था, ठीक है। देन एक मैं भूल रहा हूं, एक अच्छा एग्जांपल मैं भूल रहा हूं, ठीक है, बट ये सारे हैं, ये क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, और ये एक के अंदर दूसरे के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में ये वाला पोर्शन, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है ना, जैन 26 में आ चुका है, ठीक है, देख लेना आप पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 या 6 जो भी आता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन एसएम का यही था। मैं सोच रहा हूं मैं कुछ और अब चालू करूं। इसको है ना सेल्फ रीड करना, शॉर्ट को सेल्फ करोगे एक 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही शॉर्ट है यहाँ पे। माइकल पुत्तर, माइकल पॉटर जेनरिक स्ट्रेटजीज, ये स्टार्ट करेंगे, इसको खत्म करेंगे, ठीक है। माइकल पॉटर की जो स्ट्रेटजी है वो आने के चांसेस है एग्जाम के, इस टाइम की एग्जाम में, लास्ट टाइम की एग्जाम में 99% नहीं पूछा गया है, बट इस बार की एग्जाम में आने के चांसेस है। तो माइकल पोर्टर को बताएंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से 99% आने के चांसेस है, तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है ऑन द May 26 के हिसाब से। इसको कंप्लीट करने में आधा पौना घंटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारे पास 25 से लेके 35 तक, मतलब कि 10 पेज है, ठीक है। हमारे माइकल पोर्टर ने कुछ जेनरिक स्ट्रेटेजीज दी। क्या है ये जेनरिक स्ट्रेटेजीज? 1 2 3, वैसे तो मुझे डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करना है कोर्स लीडर स्ट्रेटेजी के ऊपर, बट थोड़ा ये वाला डायग्राम समझा देते। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप है ना दो चीजों पे है ना पूरा मार्केट खेल सकते हैं। कौन कौन सी दो चीजें? या तो है ना आप कोस्ट लीडरशिप बन जाओ। कोस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि सस्ते भाव में सस्ते भाव में ज्यादा चीजें देने की। सस्ते भाव में आप ज्यादा चीजें देखोगे तो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ आपको जो भी मिलेगा कोस्ट लीडरशिप मिलेगा। इन रिलायंस, टाटा ने अपनी नैनो निकाली थी, ठीक है, ये सब कोस्ट लीडरशिप के अंदर आ जाएगा। कोस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है कि हम हमारी कोस्ट इतनी कम रखेंगे ना कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन से है ना हम सफिशिएंट अर्न कर सकते हैं। कोस्ट कम होगी, प्रॉफिट कम होगा, मैं एक ज्यादा ब्रॉड मार्केट को टारगेट कर पाऊंगा। डिफरेंशिएशन क्या कहता है? डिफरेंशिएशन कहता है एक छोटे मार्केट को टारगेट करो, या एक ऐसे मार्केट को टारगेट करो जहां पे वो लोग डिफरेंट चीजों के पैसे दे, जैसे कि आईफोन। आईफोन के अंदर डिफरेंशिएशन है। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे भी हो सकता है, या तो आप हाई चार्ज कर सकते हो, आप लो चार्ज कर सकते हो, इज डिपेंड ऑन यू। बट उन्होंने बोला जैसे कि आईफोन, ठीक है, आईफोन के अंदर आप हाई चार्ज करो, लो चार्ज करो, ठीक है,
वो पूरा डिफरेंशिएशन हो गया कि मैं है ना अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट दे रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे सामने वाला कुछ चीज पैसे ज्यादा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि ये दोनों तो ठीक हो गए, एक ऐसा मार्केट रखे जा रहा था जिसको ना ही कोस्ट लीडरशिप में जाना था ना ही डिफरेंशिएशन में जाना था। उसको क्या था कि भाई मेरे लिए कुछ ऐसा बनाए जो मुझे सिर्फ फोकस करता हो। तो एक फोकस्ड मार्केट आया पूरा का पूरा। तो तब माइकल पोर्टर ने बोला जो कोस्ट लीडरशिप है ना वो फोकस हो सकती है, या तो फिर जो डिफरेंशिएशन है ना वो फोकस हो सकता है। मतलब कि जननी तो यही दोनों है, कोस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन। इसके अंदर आप फोकस करो या नॉर्मल करो वो आपके ऊपर है। ये पूरा का पूरा ऐसे पूरा का पूरा बना हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोस्ट लीडरशिप, ठीक है। कोस्ट लीडरशिप का मतलब क्या है? लो कोस्ट कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी। हमारा कोस्ट क्या रहेगा? लो रहेगा। कोस्ट माने बनाने का जो कोस्ट होता है वो लो रहेगा। इट एम्स एट अ ब्रॉड मास मार्केट। सबसे पहले लो कॉस्ट कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है। एम किसको करता है? ब्रॉड मास मार्केट को करता है। इट रिक्वायर रेगुलर परस्यूट ऑफ अ कॉस्ट रिडक्शन। रिक्वायरमेंट पहली क्या है? कॉस्ट रिडक्शन की इन द एरिया ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स इन ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, आधा भी लिख दिया, बहुत है। कॉस्ट रिडक्शन करना पड़ेगा। अब कॉस्ट रिडक्शन कहां कहां से हो सकता है? प्रोक्योरमेंट में हो सकता है, प्रोडक्शन में हो सकता है, स्टोरेज में हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस में हो सकता है, यस, एंड ऑल्सो इकोनॉमी ऑफ ओवरहेड कॉस्टिस। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, हमने इतना भी याद कर लिया, बहुत है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन कौन कौन से एरिया में हो सकता है? प्रोक्योरमेंट में कर सकते हैं, प्रोडक्शन में कर सकते हैं, स्टोरेज में कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? बिकॉज ऑफ इट्स, अगर ये सब करेंगे तो क्या मिलेगा? बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट द कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज द लोअर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट देन द मोस्ट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर एंड स्टिल अर्न सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट। इन्होंने क्या बोला? लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एम करता है ब्रॉड मास मार्केट को। यहाँ पे हमारा मेन कार्य क्या है? यहाँ पे हमारा मेन वर्क है कॉस्ट रिडक्शन करना। कौन कौन से एरिया में हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं? प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, अगर ये हम कॉस्ट रिडक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा? बिकॉज ऑफ इट्स लोअर द कॉस्ट लीडर इज एबल टू चार्ज अ लोअर प्राइस, लोअर प्राइस हम चार्ज कर पाएंगे फॉर इट्स प्रोडक्ट देन द मोस्ट ऑफ कंपिटिटर्स। जितने भी कंपिटिटर्स मार्केट में, उससे हम लो प्राइस चार्ज करेंगे, जिससे क्या होगा? हम एक सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैकडी का। मैकडी ने फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैव अ सक्सेसफुल फॉलोड बाय लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैकडी की जो स्ट्रेटेजी है वो लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी है। मुझे नहीं पता है कैसे इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है। 500 रुपीज का तो एक बर्गर मिलता है उनका, बट या मील उनके असस्ते होते हैं। मेरे लिए तो मैं बताऊं ना, कोस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी के अंदर मैकडी तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। मैकडी के अंदर है आलू टिक्की बर्गर और वो सब 74-75 रुपीज में मिलते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि है लोकल मार्केट में वही चीज आपको 50 रुपए के आसपास मैकडी बर्गर मिलता है, वहां पे 75 to 85 रुपीज का मिलता है। मैं एक सब्सक्रिप्शन देख रहा हूँ, 1 मिनट। क्रंची रोल सब्सक्रिप्शन प्राइस इंडिया। जैसे कि कोई एनिमे फैन है तो क्रंची रोल का बेसिक सब्सक्रिप्शन पूरे साल का 475 रुपीज का मिलता है। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे एनिमे पसंद है, मैं देखता हूँ, इसलिए मैं तो डाल रहा हूँ इसको कोस्ट लीडर स्ट्रेटेजी के अंदर। बट ये है ना फोकस कोस्ट लीडर हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ है ना एनिमे वालों को ही फोकस करता है। तो इसका भी मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे सकता। किसका एग्जांपल अच्छा रहेगा? हाँ 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 हाँ, यहाँ पे है, नहीं है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा हमारा वॉलमार्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? वॉलमार्ट या तो फिर डी मार्ट। ठीक है, डी मार्ट में आप जाओगे, मैं तो जाता नहीं हूँ, लेकिन डी मार्ट में आपके एक रिटेल शॉप से थोड़ा सस्ता मिलता है, तो दैट इज अ कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। डी मार्ट अगर लो स्ट्रेटेजी पे यूज होता है तो आपको पता है डी मार्ट के अंदर है ना एक मॉडल है।
मुझे वॉलमार्ट का नहीं पता, मुझे डीमार्ट की है ना, मैंने केस स्टडी सुनी थी कि वो लो लो कॉस्ट पे कैसे देता है कि 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट है वो 4 रुपए या 150 से 200 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसमें 10 से 20 रुपए एक रिटेल उनके वहां से खरीदते उससे कम क्यों थे ना, उसका एक रीजन मैं बताता हूँ। ये डिस्काउंट डीमार्ट देता है, ना कि जैसे मैगी अपने खरीद के मैगी नहीं देता है, ये डीमार्ट देता है। अब ये डिस्काउंट मिलता कैसे? तो छोटी सी चीज है, वैसे ये रेगुलर लेक्चर में पूरी केस स्टडी आती है अपने लिए, पर ठीक है मैं एक छोटी सी केस स्टडी जैसा ही है बता देता हूँ, मैंने बहुत पढ़ा था। अब ये केस स्टडी क्या बोलती है, जो वॉलमार्ट डीमार्ट होता है ना, डीमार्ट क्या करता है, जो अपने सेल्स होते हैं, ऐसे हमारे सेल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट रखे जाते हैं। अब ये सेल्स है ना अंदर से बहुत ही है ना बड़े होते हैं। वाह अच्छा बन गया। ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। यहाँ अंदर तक प्रोडक्ट रखे होते हैं। तो डीमार्ट क्या ऑफर करता है, जो है ना आगे प्रोडक्ट रखना है ना, अगर आपको आपका आप आगे 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 प्रोडक्ट रखना है, जैसे आप मैगी के प्रोडक्ट देखोगे ना, तो नूडल्स के सेक्शन के अंदर मैगी के प्रोडक्ट ऑलवेज आगे ऑलवेज हमेशा है ना फ्रंट साइड पे होंगे। ये फ्रंट साइड पे क्यों होते हैं पता है? मैगी की कंपनी डीमार्ट को है ना पेमेंट करती है, किस बात का पेमेंट, कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे ना वो अप फ्रंट रहेंगे, आगे की साइड रहेंगे, और जैसे जैसे पीछे की साइड पे जाते हैं ना प्रोडक्ट, तो वहां पे कोई चार्ज नहीं होता है, बट अप फ्रंट रखने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं, वो पे करने पड़ते हैं। ठीक है, आप अगर देखोगे ना तो कोला के प्रोडक्ट हमेशा है ना आगे होंगे, बाकी कंपनी के प्रोडक्ट कैंपा कैंपा और उसके प्रोडक्ट है ना पीछे की साइड हो गए या बैक साइड हो गए सारे के सारे। रीजन क्या है इसका? इसका मेन रीजन है वो लोग एक स्पेसिफिक पेमेंट यहाँ पे करते हैं इन लोगों की, जिसकी वजह से यहाँ से जो प्रॉफिट अर्न होता है इस सेक्शन से वो लगाते हैं यहाँ के प्रोडक्ट पे सस्ता करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे डीमार्ट का पूरा है ना मॉडल चलता है। ठीक है, अच्छा मॉडल है, मैंने सुना है, एक आध केस स्टडी में सुन रहा था उसके अंदर मैंने सुना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल याद रखेंगे डीमार्ट का। प्राइमरी रीजन फॉर परस्यूइंग अ फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी टू गेन अ कोस्ट लीडरशिप बेनिफिट। देखो चैप्टर 4 पहला पढ़ाने का रीजन क्या होता है, 1 और 4, 2 और 3 बाद में क्यों बढ़ा था पता है, 4 का बहुत सारा कनेक्शन अलग अलग जगहों को दिखने को मिल सकता है। अब मैंने ये पहले पढ़ा दिया होता तो फॉरवर्ड बैकवर्ड इन सब का आपको मीनिंग पता होता, नहीं पता होता। तो अगर हम परस्यू करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी टू गेन अ कोस्ट लीडरशिप बेनिफिट, ठीक है, अगर मैं अपनी सप्लाई चेन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड चला जाऊं और मैं वहां पे एक्सेस ले लूं तो कॉस्ट कम हो सकती है, यस। अगर मैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर लूं या मर्जर कर लूं, मतलब कि अपनी जैसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करके अपना इकोनॉमी स्केल इंक्रीज कर डालूं, तो क्या कॉस्ट लीडरशिप में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, यस, एक्सपीरियंस को भी मिलेगा। जनरली कॉस्ट लीडरशिप मस्ट बी परस्यू इन कंजक्शन विद द डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, जनरली जो कोस्ट लीडरशिप होती है ना वो मस्ट बी परस्यू इन कंजक्शन विद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के साथ ही कोस्ट लीडर आता है। A number of cost element affect the relative attractiveness of a generic strategy including economic of ठीक है, ठीक है, इतना रखते हैं, ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ते हैं। एक बार है ना अ नंबर ऑफ कोस्ट से लेके सिनर्जी बेनिफिट, यहां से लेके यहां तक है ना वन टाइम रेट मान लेना बहुत है, यहाँ पे लिखा है कोस्ट कैसे कम हो सकती है, डिफरेंशिएशन कैसे आ सकता है। ठीक है, अपने लिए है स्टार्विंग टू बी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन एन इंडस्ट्री कैन स्पेशली टू बी इफेक्टिव। कब इफेक्टिव होता है, जब हम लो कॉस्ट रहते हैं। मैं लो कॉस्ट रहूंगा कब कब इफेक्टिव होगा, जब है ना प्राइस सेंसिटिव बायर होंगे, व्हेन द मार्केट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी प्राइस सेंसिटिव बायर्स। अगर प्राइस सेंसिटिव बायर होंगे और मेरा कॉस्ट मेरा मार्केट का प्राइस कम होगा, तो क्या प्राइस सेंसिटिव बायर मेरी पसंद करेंगे, यस। तो जब भी मार्केट में प्राइस सेंसिटिव बायर हो गए ना, तब तक कॉस्ट लीडरशिप है ना परस्यू करनी चाहिए। ठीक है,
When there are a few way achieve to product differentiation, मैं है ना लिटरली यहाँ पे आईफोन का नाम दे दूं, लेकिन आईफोन का नाम नहीं दे सकते अपने यहाँ पे, क्योंकि आईफोन है ना हाई हाई प्राइस पे सेल करता है। ठीक है, फ्यू वे टू अचीव अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एम आई, वीवो, ओप्पो, सारे फोन 25 से 30 हजार के आसपास मिलते हैं। रीजन क्या है? फ्यू वे टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, 25 से 30 हजार के मोबाइल के अंदर बहुत ही कम वे होता है जहां से वो है ना कर सके। या वो क्या करेंगे, बैटरी थोड़ी कम करके कैमरा के मेगापिक्सल बढ़ा देंगे, या कैमरा का मेगापिक्सल कम करके रैम बढ़ा देंगे। इतने में ही वो लोग खेलते रहते हैं। जब आप 50 हजार के ऊपर के मोबाइल पे चले जाते हो, वो फ्लैगशिप आ जाता है, तो वहां पे वेराइटीज अलग अलग फोन में अलग अलग देखने को मिलती है 50 हजार के बाद। लेकिन मैक्सिमम 40 हजार तक, 30 से 40 हजार तक तो कुछ ऐसा है ना डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन है ना एक कंपनी ने डालने की कोशिश की थी, मोटोरोला। मोटोरोला ने 20 हजार में, जो 30 हजार की बाकी का कंपनी देती, उसने 20 हजार में देने का चालू किया था, बट वो भी उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। रीजन बिंग क्या था? उनके ऑफलाइन सर्विस सेंटर नहीं है। सेकेंड चीज, वो ऑफलाइन प्रोडक्ट बहुत कम जगह पे बेचते हैं। तो इंडिया के अंदर ऑफलाइन मार्केट आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। मेरे जैसा बंदा ऑफलाइन खरीदने की बातें सोचेगा, ना कि ऑनलाइन। रीजन सीधी बात है, जब मैं 50-60 हजार की चीज, वैसे मैंने आईपैड, अपना फोन, ये सब मैंने ऑनलाइन ही खरीदा है, ठीक है, बट मैंने एक ट्रस्टेड डीलर पे से खरीदा था। जैसे कि मेरा फोन है iQOO Neo 9 Pro, तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ चीजें खरीदूंगा ना, तो मुझे कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। मैंने आईपैड खरीदा, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा। मैंने मेरा है ना लैपटॉप खरीदा, मेरा लैपटॉप है एसर हिलियो प्रेडिएटर हिलियो नियो 16, ठीक है, ये मेरा एसर का लैपटॉप है। ठीक है, ये मैंने है ना एसर के सेंटर से खरीदा, मतलब कि ऑफलाइन सेंटर से खरीदा, ऑनलाइन भी नहीं खरीदा। ऑनलाइन खरीदने का रीजन क्या था? मैंने है ना जब सर्विस सेंटर पे बात की ना, तो सर्विस सेंटर ने मेरे को क्या आंसर दिया पता है? कि जो ऑनलाइन प्रोडक्ट होते हैं ना एसर के, समटाइम्स दे 10,000 रुपीज से लेकिन 15,000 रुपीज कम में बिकते। उसका एक रीजन क्या होता है? कोई प्रोडक्ट है, वो रिटर्न आया, मतलब कि एक प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिया आपको, बाद में आपको नहीं चाहिए था, 1 मंथ के अंदर आपने है ना कंपनी को रिटर्न कर दिया। तो कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट में अगर कोई खामी नहीं होती तो वो 10 से 15,000 पे है ना कम प्राइस में उसको लिस्ट कर देती है। वैसे आइडिया अच्छा है, 10 से 15,000 में आप ले लो, बट वो एक यूज प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, किसी ने 1 मंथ कैसे यूज किया अपने को नहीं पता है, कंपनी ने फॉर्मेट फॉरवर्ड करके बहुत अच्छे से रखा होता है। तो फिर मैंने उस चीज को कहां से खरीदा? उनके ऑफिशियल सर्विस सेंटर से, जहां से है ना उसने मेरे सामने पैटी पैक लैपटॉप ओपन किया था। रीजन क्या है? अच्छा, आपने बहुत अलग बात पे चले गए, अपने मोबाइल की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं ऑनलाइन मार्केट पे पहुंच गया और वहां से ऑफलाइन मार्केट पे पहुंच गया। ठीक है, तो रीजन क्या होता है? सीधी सीधी ऑफलाइन चीजें खरीदने का सीधा सीधा एक ही रीजन होता है। ऑफलाइन में आप खरीदोगे तो एक तो डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट चीज, आपको डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ऑनलाइन स्टोर पे जितना मिलेगा ना, उससे ज्यादा अगर आपकी पहचान होगी तो आप यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट तो ठीक है। एसेसरीज, विथ माय लैपटॉप मैंने बैग ले सकता था। मेरा लैपटॉप मुझको है ना 1,10,000 का पड़ रहा था, नहीं 1,05,000 का पड़ रहा था। ठीक है, उसने 1,05,000 में मुझे वो दे रहा था, एक बैग, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये सारी एसेसरीज दे रहा था। ये तीन या चार एसेसरीज दे रहा था। तो मैंने बोला मैं अगर ये एसेसरीज ना लूं तो तू मुझको ये सारी चीजें कितने में देगा? क्योंकि बैग का कोर्स था 1,000 रुपीज और कीबोर्ड माउस का कंबाइन का कोर्स होता है 1,000 रुपीज का। उसने मुझे बोला 1,05,000 की जगह आप 1,01,000 दे देना। तो कीबोर्ड माउस और बैग तीनों मेरे पास पहले से ही था। तो मैंने बोला भाई ये 3,000 की चीज नहीं चाहिए, तो मुझे 4,000 का डिस्काउंट दे दे। ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस था 1,15,000 का, 10,000 का उसने मुझे ऑलरेडी डिस्काउंट दे के 1,05,000 किया। देन ये चीजें नहीं ली तो मुझे वो 1,01,000 या 1,02,000 समथिंग ऐसा कुछ में वो मुझे पड़ गया। तो प्राइस, तो ये अभी भी ऑफलाइन मार्केट में संभव है। दैट इज कॉल्ड, हम लोग ऑफलाइन मार्केट से चीजें खरीदते हैं। मैं अभी आईपैड है ना, मैंने तो एक बंदी का एजुकेशन कोड लगा के ले लिया था, तो मुझे है ना ये आईपैड भी 1,02,000 का पड़ा था विद एप्पल पेंसिल। इस आईपैड की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,30,000 रुपए।
1,30,000 या 1,25,000 रुपए, तो 20,000 रुपए कुछ कम पड़ा था और 1,02,000 के आसपास में मुझे है ना एजुकेशन डिस्काउंट के साथ मिल गया था। ठीक है, अब इसको मैं ऑफलाइन मार्केट में लेने जाता ना तो मुझे है ना 1,30,000 का 1,02,000 नहीं मिलता, 1,00,000 है ना 15,000 तक ही मैं खरीद सकता था। तो मैंने आईपैड ऑनलाइन बाई किया एजुकेशनल डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो अपने अपने को इस चीज पे वापस आ जाते हैं। स्टार्विंग टू बी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर इन मार्केटिंग, प्राइस सेंसिटिव बायर है। जैसे कि मैं प्राइस सेंसिटिव बायर हूं, मैं अगर फोन खरीदने जाऊंगा तो मैं फोन है ना 30,000 या मैक्स टू मैक्स 40,000, उससे ऊपर का नहीं खरीदूंगा। और इस रेंज के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट है, तो मुझे उसमें से एक चूज करना है। प्राइस सेंसिटिव हूं, ठीक है। लैपटॉप और आईपैड की बात अलग है, बिजनेस के लिए लिया है, बिजनेस के लिए यूज होता है और अब रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं प्राइस सेंसिटिव हूँ पर्सनल चीजों को लेके। अगर बिजनेस के लिए मुझे है ना खर्चा करना पड़े मैं कर देता हूँ, बट अगर मुझे पर्सनल चीजें लेनी है, फोन है या घड़ी है, तो मैं वहां पे प्राइस सेंसिटिव बायर बन जाता हूँ। ठीक है, फ्यू वे टू अचीव अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत ही कम वे होते हैं डिफरेंशिएशन अचीव करने के लिए। तो अगर मोबाइल के अंदर 20 से 25 हजार का मेरा बजट है तो मैं 20 से 25 हजार तक के बहुत सारे फोन है वहां मैं ले सकता हूँ, तो वो प्राइस सेंसिटिव बायर है। फ्यू वे टू अचीव अ प्रोडक्ट, अगर मैं फ्लैगशिप फोन में नहीं जा रहा हूँ तो मैं 30 से 40 हजार के आसपास का फोन खरीदूंगा, जहां पे डिफरेंशिएशन ना बराबर है, मतलब कि हर कंपनी एक जैसा ही प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, उसके अलावा लो कॉस्ट आप कब कब यूज कर सकते हैं, तो इन दोनों केसों में आपको लो कॉस्ट यूज करना चाहिए। उसके अलावा फर्दर 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 व्हेन बायर डू नॉट केयर अबाउट मच अबाउट अ डिफरेंस फ्रॉम अ ब्रांड टू ब्रांड, अगर बायर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ब्रांड टू ब्रांड। देखो, मैं वीवो ले लू, एम आई ले लू, आईकू ले लू, अरे वीवो ले लू, ओप्पो ले लू, आईकू ले लू, और कोई और है ना, ये सब है ना एक ही सब ब्रांड है, ये सब की है ना मेन ब्रांड, मेन कंपनी एक ही है, वीवो, ओप्पो, आईकू, इन सब की। ठीक है, वीवो की सब ब्रांड आईकू है। ठीक है, तो अगर मेरे जैसा बंदा क्या नहीं करता है ब्रांड टू ब्रांड, भाई मैं किस ब्रांड में जा रहा हूँ मुझे नहीं पता चल रहा है। जैसे कि मेरा एक भाई है ना, उस जब से फोन ले रहा है तब से लेके अब तक वीवो के ही फोन लेता है। अब जब वो वीवो के फोन ले रहा है तो वो वीवो ही लेगा आगे जाके, क्योंकि उसको वीवो में ही पसंद आता है। ठीक है, बाय आईफोन, अभी कोस्ट लीडरशिप की बात कर रहे हैं लेकिन ब्रांड टू ब्रांड का डिफरेंस की बात कर रहे हैं अभी अभी कोस्ट लीडर के अंदर। तो अगर कोई बंदा आईफोन खरीद रहा है तो वो आईफोन ही खरीदेगा। तो कोस्ट लीडरशिप कब कम रहता है, तो बायर्स है ना डज नॉट केयर मच अबाउट डिफरेंस ब्रांड टू ब्रांड। मुझे ब्रांड से ब्रांड कोई से भी ब्रांड मुझे दे दे, जैसे कि अपने कोलगेट लेके आ जाते हैं, हमें ब्रांड कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं हमें नहीं पता है। ठीक है, किसी को नहीं पता होगा हम क्या यूज कर रहे हैं, दंत क्रांति यूज कर रहे हैं, कोलगेट यूज कर रहे हैं, नहीं पता होगा। तो बायर्स डू नॉट केयर मच अबाउट द डिफरेंशिएशन। अगर ब्रांड टू ब्रांड का डिफरेंशिएशन नहीं है, अगर दो प्रोडक्ट 10 रुपए के मिल रहे हैं, एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा दे दे। ठीक है, तब कोस्ट लीडरशिप इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स विद सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर। अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, अगर बायर है, प्रोडक्ट 50 रुपए का है, बायर बोल रहा है तू 45 में देगा तो मैं ले लूंगा, तो मैं 45 में देने के लिए तैयार हूं क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। ठीक है, ठीक है, बहुत है इतना। सक्सेसफुल कोस्ट लीडरशिप के पैरामीटर्स कौन से हैं, तो सक्सेसफुल कोस्ट लीडरशिप के पैरामीटर्स है हाई एफिशिएंसी, लो ओवरहेड, लिमिटेड पॉक्स, इंटेंसिव स्क्रीनिंग ऑफ अ बजट रिक्वेस्ट, बजट को बार बार देखो और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल्स, बहुत ही अच्छा कंट्रोल होना चाहिए हर एक एक्टिविटी पर। रिवॉर्ड लिंक टू द कोस्ट कंटेनमेंट, आप रिवॉर्ड दो को, अगर कोई बताता है कि आप प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है ना वो कैसे कम कर सकते हो, वो अगर कम करने के ऊपर आप काम कर रहा है कोई बंदा, तो आपको उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। एंड ब्रॉड एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट इन अ कोस्ट कंट्रोल एफर्ट्स। ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर, लास्ट वाला क्या बोला, ब्रॉड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अगर है ना एम्प्लॉय चाहे ना उतना कॉस्ट कम कर सकता है बहुत अच्छे से वर्क करके। अगर वो उसका प्रोडक्टिव वर्क करेगा तो कॉस्ट ऑलवेज कम होगा। मतलब कि क्लासिक एग्जांपल है, चॉक, आपके वहां पे क्या बोलते पता नहीं, बट ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर है ना लिखने के लिए है ना एक व्हाइट कलर की चीज का यूज होता है। ठीक है, उसको हम चौक बोलते हैं गुजरात में। तो ये जो चौक होता है चौक, उसको बनाने का प्रोसेस सिंपल है। एक है ना कंटेनर होता है, उसके अंदर है ना
सारी चीजें डालनी होती है। एक कंटेनर होता है उसके अंदर सारी चीजें डालनी होती है और उसके बाद चौक बनता है। अब ये कंटेनर में जो चीजें डालता है, अगर वो बंदा एफिशिएंसी से डालेगा तो वेस्टेज कम होगा, ठीक है। अगर वो विदाउट एफिशिएंसी डालेगा तो वेस्टेज ज्यादा होगा, ठीक है। वो एक छोटी सी डिब्बी में डालना मतलब कि हार्ड वर्क होता है। अब वहां पे अगर वो बारीकी से एक एक चीज डालेगा तो वेस्टेज लो हो जाएगा, कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लेकिन वेस्टेज अगर ज्यादा होगा ना तो कॉस्ट हाई की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से पैरामीटर है? एक सक्सेसफुल कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी, लो ओवरहेड, लिमिटेड पर के, इंटेंसिव स्क्रीनिंग ऑफ अ बजट, वाइड स्पैन ऑफ अ कंट्रोल, रिवॉर्ड लिंक टू द कॉस्ट कंटेनमेंट एंड ब्रॉड एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन अ कॉस्ट कंट्रोल एफर्ट। कुछ रिस्क भी है कुछ रिस्क है, सम रिस्क ऑफ परस्यूइंग कॉस्ट लीडरशिप। अगर आप कॉस्ट लीडरशिप लोगे तो कुछ तो भी रिस्क है। क्या है? कंपटीटर में इमिटेट द स्ट्रेटेजी। आपका जो कॉम्पिटिटर है ना वो इस स्ट्रेटेजी को इमिटेट कर लेगा। मतलब कि आज आप जो कोस्ट लीडरशिप हो सकता है ना एक दिन वो भी एक्सपीरियंस का यूज करके कोस्ट लीडरशिप बन जाए, ठीक है। देयरफॉर अब अगर कंपटीटर्स में इमिटेट करेगा तो क्या होगा? ओवरऑल इंडस्ट्री प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, पूरी इंडस्ट्री का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा इसकी वजह से। एंड अगर टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू आउट हो गया तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटेजी इनइफेक्टिव हो जाएगी। मतलब कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आज आप दिन के 100 चीज बना रहे हो लो कॉस्ट पे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो दिन के 200 बना रहा है सेम कॉस्ट के ऊपर, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो ये स्ट्रेटेजी इनइफेक्टिव हो जाती। या तो फिर और बायर इंटरेस्ट में स्विंग टू द अदर डिफरेंटिंग फीचर बिसाइड अ प्राइस। बायर जो अभी प्राइस सेंसिटिव था वो बोल रहा है अब मैं अमीर बन चुका हूं, प्राइस गया भाड़ में, मुझे क्वालिटी चाहिए। तो बायर का इंटरेस्ट स्विंग हो गया डिफरेंशिएट फीचर के ऊपर डिसाइड द प्राइस, तो अभी सीन हो जाएगा। अचीव करना है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, तो कैसे अचीव करेंगे? कॉस्ट लीडरशिप कब बेनिफिट होगी? जब है ना डिमांड सबसे ज्यादा होगी, मतलब कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड होना चाहिए। प्रमोट फोरकास्टिंग ऑफ अ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। अगर डिमांड और सर्विस मार्केट में हमारी सबसे ज्यादा होगी तो हम कॉस्ट लीडरशिप में हम अचीव कर पाएंगे। बाद में बात हम कब की कॉस्ट की कर रहे हैं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ द रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉस्ट एडवांटेजेस, अचीविंग इकोनॉमी ऑफ स्केल्स। 10 अगर हमने इकोनॉमी स्केल अचीव कर लिया तो क्या होगा? लोअर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अचीविंग इकोनॉमी ऑफ स्केल, 10 लोअर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। इन्वेस्ट इन अ कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, हमें कहा इन्वेस्ट करना चाहिए? कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। डिफरेंशिएशन की हमने पहले भी बात की थी भाई, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ज्यादा नहीं चलता है, तो रेजिस्टेंस टू द डिफरेंशिएशन टिल इट बिकम एसेंशियल ना हो तब तक डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ो ही मत। बाद में इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, यूज एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड एक मास प्रोडक्शन की तरफ जाओ, जैसे कि मैकडी, एग्जांपल फॉर मैकडी, डीमार्ट, वो लोग मास में चीजें बेचते हैं, उसकी वजह से मास प्रोडक्शन की वजह से भी कॉस्ट लीडरशिप आप अचीव कर पाओगे। ओके, एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस के लिए है ना आपको मैं जब चैप्टर 2 समझाऊंगा। चैप्टर 2 के अंदर है कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन, दोनों के एडवांटेजेस आप है ना वहां पे समझोगे। लेकिन है ना यहाँ पे एक ग्लिम्स मार लेते हैं। पोर्टर ने है ना 5 चीजें बताई थी। ये वाली चीजें, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, उसने है ना ये 5 चीजें बताई थी। ये जो 5 चीजें है ना यही आपके एडवांटेजेस का काम करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, जिसी ने एक आध बार पहले पढ़ा है उसको याद आ गया होगा ये इतना देख के। लास्ट टाइम ये चीज एग्जाम में थी,
मतलब कि जहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, हाँ, जहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है वहां से आईसीआई क्वेश्चन पूछती है। जैन 26 पांच मार्क्स के लिए ये 5 पॉइंट लिखने थे, 1 2 3 4 और 5, इतना ही करना था, 5 पॉइंट के 5 मार्क्स, ठीक है। बट अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं राइवलरी। राइवलरी एडवांटेजेस राइवलरी में कैसे होगी, तो कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू अवॉइड प्राइस वॉर। तुम समझो कोई राइवल एंटर हो रहा है मार्केट में, आप कोस्ट लीडरशिप हो, तो आप क्या प्राइस वॉर छेड़ सकते हो? यस। कैसे प्राइस वॉर? आपकी कोस्ट कम है, आप अपना प्राइस और कम कर सकते हो। यस। तो क्या प्राइस वॉर हो सकती है? यस। देखो क्या लिखा है, राइवलरी से हमें एडवांटेजेस है। अगर कोई राइवल हमारा है जो प्रोडक्ट बेच रहा है और वहां पे हम कोस्ट लीडरशिप है, तो हम प्राइस वॉर कर सकते हैं। सिंस द लो कॉस्ट फर्म विल कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट्स इवन आफ्टर अ कंपटीटर कम्पीट अवे देयर प्रॉफिट्स। अगर कंपटीटर हाई प्राइस पे माल बेच रहा है, अगर प्राइस सेंसिटिव बायर है, तो राइवलरी में कौन जीतेंगे? जो कोस्ट लीडरशिप में होगा। बायर्स की बात कर लेते हैं। बायर्स में क्या बोला है? पावरफुल बायर्स वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द कोस्ट लीडर फर्म एंड विल कंटिन्यू टू बाय इट्स प्रोडक्ट। अब बायर्स क्या होते हैं? बायर्स अगर बहुत ज्यादा है ना, तो हमें कम चीजों में माल बेचना पड़ता है, बट हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी कम प्राइस पे है, बायर कुछ नहीं करेगा यहाँ पे आके। देन सप्लायर, सप्लायर सप्लायर अपना रॉ मटेरियल का, जहां से हम रॉ मटेरियल परचेस करें, उसका रॉ मटेरियल का माल प्राइस बढ़ा दे। तो क्या मैं कोस्ट लीडरशिप हूँ, बड़ा माल खरीदूंगा तो मैं क्या चीजें ऑब्जर्व कर पाऊंगा? यस। कोस्ट लीडर एबल टू ऑब्जर्व ग्रेटर प्राइस इंक्रीज फ्रॉम द सप्लाई बिफोर दे नीड टू राइज अ प्राइस फॉर अ कस्टमर। कस्टमर के लिए अगर राइज करना पड़े ना, उससे पहले वो कोस्ट लीडर है, उसकी वजह से वो है ना, कितना भी बड़ा ग्रेटर प्राइस इंक्रीज हो, वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर लेता है। एंट्रेंस, कोई नया बंदा मार्केट में घुस रहा है, तो उसके लिए क्या एंट्री बैरियर बन जाएगा कि उसको लो कॉस्ट में माल देना पड़ेगा, क्योंकि नया नया बंदा है, ना एक्सपीरियंस कव है, ना इकोनॉमी स्केल है, ना कुछ है। अगर एक्सपीरियंस कव है नहीं है, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है, जियो की तरह नुकसान नहीं भोग सकता है 3 महीने फ्री देने वाला, तो क्या वो टिक पाएगा? लो कॉस्ट के सामने नहीं टिक पाएगा। सब्सटीट्यूट, मैं खुद ही इतने कम भाव में बेच रहा हूं कि कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है मेरा। देखो एंट्रेंस में लो कॉस्ट लीडर आर क्रिएट अ बैरियर टू मार्केट एंट्री थ्रू देयर कंटिन्यू फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। सब्सटीट्यूट, low cost leader are more likely to lower than the cost to induce the existing customer to stay within their product, invest in a developing substitute and even a purchase a pattern। ठीक है। डिसएडवांटेज, देखो एडवांटेजेस तो नहीं पूछ सकते, कभी डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं। या कैसे? ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऊपर की राम कथा के 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगर पूछ दिया आपको डायरेक्ट कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, तो एक पॉइंट यहां से लिखो, एक पॉइंट यहां से लिखो, ये कंपलसरी लिखो, ये कंपलसरी लिखो, सम रिस्क कंपलसरी लिखो। देखो मैं सीधा सीधा बता दूं, वहां से एक पॉइंट लिखोगे 1 मार्क्स आ जाएगा, वहां मतलब कि यहां से टोटल 2 पॉइंट लिखोगे, यहां से लिखे यहां तक में, तो 1 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। 2 पॉइंट लिखने मतलब 4 लाइन लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना है। 1 मार्क्स इसका मिल जाएगा, यहां से लिखिए यहां तक का। 1 मार्क्स यहाँ का मिल जाएगा, कौन कौन से रिस्क है, और अचीविंग के बारे में लिख दोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं। अगर पूरा पूछता है तो हर चीज के 2 या 3 ही पॉइंट लिखने हैं, एक पेज का आंसर हो जाएगा, बहुत है। ठीक है। टू बी स्पेसिफिक, अचीविंग के बारे में पूछे तो लिखो ये स्टार्विंग और ये अचीविंग दोनों। ठीक है। अचीविंग में 6 पॉइंट है, 6 के 6 लिख दिए तो 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 3 ही मार्क्स मिलेंगे। अब ये मार्क्स बढ़ेंगे आपके कैसे? ठीक, 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ये मार्क्स बढ़ेंगे कैसे? रिस्क के 2 फैक्टर लिख दो, या तो फिर ये लिख दो कि भाई हम अचीव कैसे करेंगे। ठीक है। डिसएडवांटेज की बात कर लेते। अब देखो एडवांटेजेस की बात कर ली, डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते। सबसे पहला जो रिस्क था, कॉम्पिटिटर में इमिटेट कोस्ट रिडक्शन टेक्निक्स। ये रहा, कॉम्पिटिटर में इमिटेट द स्ट्रेटेजी, उसकी जगह यहाँ पे उसने स्ट्रेटेजी पूरा का पूरा इमिटेट कर लिया। कॉम्पिटिटर्स कैन सक्सीड, कोस्ट लीडरशिप कैन सक्सीड ओनली इफ द फर्म कैन अचीव अ हायर सेल वॉल्यूम। अगर आपकी डिमांड है मार्केट में, बट आप हाई सेल वॉल्यूम ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप कोस्ट लीडरशिप बन पाओगे? नहीं। कोस्ट लीडरशिप टेंड टू बी कीप देयर कोस्ट लो बाय मिनिमाइजिंग। लो कॉस्ट कैसे होती है? मिनिमाइज करना पड़ता है। कोस्ट एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब मैं करूंगा ना। जब कोस्ट लीडर कब बनूंगा? एडवर्टाइजिंग में कम कर दूं,
मार्केट रिसर्च में कम कर दूं, R&D कम कर दूं, तो मैं कॉस्ट लीडरशिप बन जाऊंगा। बट उसकी वजह से क्या होगा, बट दिस अप्रोच कैन प्रूवन टू बी एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन। क्यों? क्योंकि अगर मैं R&D नहीं करूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करूंगा, नया प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा मार्केट के हिसाब से, तो मेरा वो वाला प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो जाएगा। मार्केट रिसर्च नहीं करूंगा, मेरा करंट प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो जाएगा। मार्केट रिसर्च करके नया प्रोडक्ट कौन सा है उसके हिसाब से R&D करना पड़ेगा। R&D करूंगा, नया प्रोडक्ट लेके आऊंगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? 4 है। कॉम्पिटिटर अगर इमिटेट कर सकता है, या तो हम हायर सेल वॉल्यूम अचीव नहीं कर सकते, या तो फिर हम जो कॉस्ट लीडरशिप के लिए कर रहे हैं ना, वो अप्रोच एक्सपेंसिव होता है लॉन्ग रन में, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, देन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 1 घंटा 10 मिनट हो गए, ठीक है। एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। उसको भी एक 10-15 मिनट जैसा लगेगा। 2 पेज इसके, 2 पेज बाद में फोकस के 3 पेज, ठीक है। आधा घंटा और लगेगा 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। ओके, अब स्टार्ट करेंगे हम हमारा डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज एम्ड एट ब्रॉड मास मार्केट। देखो, दोनों स्ट्रेटेजी ब्रॉड मास मार्केट को ही एम करती है फोकस के लिए। इसके बाद की 2 स्ट्रेटेजी आएगी, इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज प्रिसाइव बाय अ कस्टमर एज यूनिक। हमें ऐसी चीजें बनानी है, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना है जो कस्टमर को लगे यूनिक है। यूनिकनेस कैन बी associate with product design, brand image, feature, technology, dealer network, or a customer service. Because of differentiation, the business can charge a premium price. ठीक है, charge a premium for its product. Okay, कुछ नहीं है। सबसे पहला एम किसको करता है? ब्रॉड मास मार्केट को। क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज प्रिसाइव बाय अ कस्टमर एज अ यूनिक, ठीक है। प्रोडक्ट या तो सर्विस ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को ऐसा लगे कि वो यूनिक है। यूनिकनेस कैसे आ सकती है? यूनिकनेस होती है प्रोडक्ट डिजाइन हो सकता है, ब्रांड इमेज हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज में हम आईफोन ले लेते हैं। फीचर्स में फोन के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं कि 60,000 70,000 के फोन में जाते हैं तो एक फोन अलग फीचर और एक फोन पूरा अलग फीचर्स देता है। टेक्नोलॉजी में चले जाओ, टेक्नोलॉजी पूरी अलग हो सकती है। डीलर नेटवर्क और कस्टमर सर्विस, ठीक है। डिफरेंशिएशन की वजह से बिजनेस है ना प्रीमियम चार्ज करेगा अपने प्रोडक्ट के लिए। एग्जांपल यहाँ पे दिया है, डोमिनोज का पिज्जा, होम डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स और ऑर्डर इज अ फ्री, ठीक है। यूनिक सेलिंग पॉइंट है भाई, 30 मिनट्स में नहीं आया तो फ्री में देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ये 30 मिनट वाला आता ही नहीं है, खत्म हो गया पूरा का पूरा। डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अगर डिफरेंशिएशन है तो क्या कम्पिटिटिव एडवांटेजेस है? नहीं है। स्पेशली इफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सफिशिएंटली मीट अ कस्टमर नीड्स और इफ रैपिड इमिटेशन बाय अ कॉम्पिटिटर इज पॉसिबल। भाई कस्टमर की नीड आप कंप्लीट कर सकते हो या तो फिर कॉम्पिटिटर को इमिटेट कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बाय बैरियर टू क्विक इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर्स एरिया बेटर। ड्यूरेबल अगर प्रोडक्ट होंगे तो उसके पास बैरियर है क्विक इमिटेशन बाय कॉम्पिटिटर एरियाज बेटर। ओके, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कैन बी मीन अ ग्रेटर लेस, ठीक है। पूरी लाइन में ऐसा कुछ खास है नहीं। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी शुड बी परस्यू ओनली। ओके, डिफरेंशिएशन हमने वहां पे देखा था, 2 चीजें बताई थी, तब हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कब परस्यू करनी चाहिए? ओनली आफ्टर careful study of a buyer's need and preference to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating feature into a unique product that feature customer desire attribute। ठीक है, क्या लिखा है? केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड। सबसे पहले क्या करो भाई, केयरफुल स्टडी करो बायर को क्या चाहिए और उसका प्रेफरेंस क्या है। डिटरमाइन करो फिजिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिव वन और मोर डिफरेंटिंग फीचर इनटू अ यूनिक प्रोडक्ट। बाद में हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा जो ये 2 3 4 फीचर जो कस्टमर को बायर को चाहिए वो क्या मैं एक प्रोडक्ट के अंदर डाल के उसको यूनिक बना सकता हूँ कि नहीं। इनकॉर्पोरेटिंग वन और मोर डिफरेंटिंग फीचर इनटू अ यूनिक प्रोडक्ट दैट फीचर, ये जो फीचर है द कस्टमर्स डिजायर एट्रीब्यूट, ये जो फीचर है ना वो कस्टमर का डिजायर एट्रीब्यूट होना चाहिए। देखो यहाँ पे फिर से वही चीज लिखी है, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अलाउ अ फर्म टू चार्ज अ हायर प्राइस। ठीक है, वहां पे प्रीमियम प्राइस लिख दिया, यहाँ पे हायर प्राइस लिख दिया। क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? यस, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
ओके, अलाउज अ फर्मर चार्ज अ हायर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर लॉयल्टी हम इससे बढ़ते हैं, मतलब कि एक कस्टमर को जो चाहिए था मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या कस्टमर की लॉयल्टी आएगी, वो दूसरे कस्टमर को रेफर करेगा, यस। गेन अ कस्टमर लॉयल्टी बिकॉज कंज्यूमर में बिकम स्ट्रांगली अटैच टू द डिफरेंशिएट फीचर, मैंने जो बोला वो आ गया कि वो जो फीचर है उसको चाहिए था वो मैंने दे दिया। स्पेशल फीचर दैट डिफरेंशिएशन वंस प्रोडक्ट कैन इंक्लूड अ सुपीरियर सर्विस स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, इतना लिखो बहुत है। अब इसके साथ रिस्क कौन सा है? रिस्क एसोसिएट विद परस्यूइंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज यूनिक प्रोडक्ट may not be valued at a high enough by a customer or to justify a high price। आपने यूनिक प्रोडक्ट लिया, आपने यूनिक प्रोडक्ट लिया, कस्टमर को यूनिक ही नहीं लगा जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है। When this happen, cost leadership strategy will easily defeat a differentiation strategy। मतलब कि एक कस्टमर को जो चीज चाहिए वो हाई प्राइस पे नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट लीडरशिप पे चला जाएगा, ठीक है। अनदर रिस्क, अनदर रिस्क क्या है? कंपिटिटर may develop way to copy the differentiating feature quickly, ठीक है। कंपिटिटर डेवलप कर सकता है सेम प्रोडक्ट को, डिफरेंशिएशन फीचर वाला सेम प्रोडक्ट को वो कॉपी कर सकता है। फॉर्म मस्ट फाइंड अ ड्यूरेबल रिसोर्स फॉर यूनिकनेस दैट कैन नॉट बी इमिटेड क्विक और चिपली बाय राइवल फॉर्म, ठीक है। फॉर्म्स को यहाँ पे ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से वो है ना ऐसे राइवलरी फॉर्म इसको है क्विकली है ना अडॉप्ट ना कर पाए, ठीक है। Amazon प्राइम ऑफर्स डिलीवर विद इन 2 आवर्स, ठीक है। अब ये तो ये विद इन 2 आवर्स तो बहुत पुराना हो गया। जेप्टो 10 मिनट में डिलीवरी देता है। बाद में ये फ्लिपकार्ट की भी कुछ चीजें आधे आधे घंटे के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी ये लोग डिलीवरी कर सकते हैं, दिस इज ठीक है। ये सब है ना राइवलरी ऐसे ही इमिटेट नहीं कर सकता, इसके लिए उसको है ना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए, तभी वो ये सारी चीजें है ना कर सकता है। बेसिस ऑफ अ डिफरेंशिएशन, भाई डिफरेंशिएशन के बेसिस बता दो, ठीक है। खत्म ही होने आया है ये। डिफरेंशिएशन के बेसिस कहाँ पे हो सकते हैं? प्रोडक्ट, प्राइसिंग, ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट हमने पहले ही बताया भाई, डिफरेंशिएशन आप प्रोडक्ट पे ला सकते हो, डिफरेंशिएशन आप प्राइसिंग पे भी ला सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो 3 जगह से डिफरेंशिएशन हो सकता है, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट की बात करते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट दैट मीट कस्टमर नीड can be an area where a company has an advantages over a customer competitors। इनोवेटिव प्रोडक्ट होंगे ना आपके, जो कस्टमर की नीड रहेंगे, तो वो ऑलवेज कॉम्पिटिटर के हम एक कदम आगे ही चलेंगे, एडवांटेजेस हमें मिलेगा ओवर द कॉम्पिटिटर। हावेवर परस्यूट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग कैन बी कॉस्टली। आप नया प्रोडक्ट लेके आओगे वो कॉस्टली होगा। कॉस्टली क्यों होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होगा, एज वेल एज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट में भी आपका खर्चा होगा, ठीक है। हावेवर कैन बी ग्रेटर एज अ कस्टमर फ्लॉक टू बी अमोंग द फर्स्ट हैव अ न्यू प्रोडक्ट। ये फ्लॉक होना चाहिए। सबसे पहले आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ यार, इनोवेटिव प्रोडक्ट दैट मीट कस्टमर नीड, जो कस्टमर की नीड को मीट करे, एरिया वेयर द कंपनी एडवांटेजेस ओवर कस्टमर। हावेवर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कि मुझे एक न्यू प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ेगा, वो कॉस्टली हो सकता है। कॉस्टली होने के रीजन क्या होगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन में खर्चा हो रहा है, मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है, ठीक है। कैन ऑल एड टू वन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब कुछ हमारी कॉस्ट इंक्रीज करता है, लेकिन पे ऑफ कब होगा? प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट आईफोन 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 जब नया लॉन्च होता है ना, तो इंडिया के अंदर तो नहीं, बट आउट ऑफ इंडिया आप जापान, आप चाइना, जापान, यूएसए ऐसी कंट्रियों में ना लंबी लाइन लगती है आईफोन लेने के लिए, ठीक है। तो कैन बी ग्रेटर एज अ कस्टमर फ्लॉक टू बी अमोंग द फर्स्ट टू हैव अ न्यू प्रोडक्ट। अगर फ्लॉक है कि भाई मेरे पास नया प्रोडक्ट होना चाहिए, एप्पल का नया फोन मेरे पास होना चाहिए, होना चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये फ्लॉक है। ये फ्लॉक कब होगा? ये फ्लॉक होगा तो क्या हमारा महंगा प्रोडक्ट भी आसानी से बिक जाएगा? यस। फॉर एग्जाम्पल, Apple iPhone has invested a huge amount of money in R&D, and the customer value that they want to be among the first one to try the new offering from the company, ठीक है। इनोवेटिव प्रोडक्ट लाओ, इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने के लिए आपको नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे। इनोवेटिव प्रोडक्ट लाओगे तो आपको कॉम्पिटिटर से एडवांटेजेस मिलेगा, आप एक कदम आगे रहोगे। न्यू प्रोडक्ट लाओगे जो कॉस्टली होंगे,
क्यों कॉस्टली होगी? R&D होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग कोस्ट सब लगेगा। ये कभी पे ऑफ, हावेवर ये पे ऑफ कब होगा? जब कस्टमर के बीच में फ्लॉक हो अमंग द फर्स्ट वन यूज देयर न्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब सेकेंड चीज बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। प्रोडक्ट की तो प्राइस कर ली। प्रोडक्ट में पहला इनोवेटिव प्रोडक्ट जो मुझे एडवांटेज देता है ओवर कस्टमर। न्यू प्रोडक्ट कॉस्टली होगा, रीजन क्या है कॉस्टली के, और हमारे प्रोडक्ट का फ्लॉक होना चाहिए कि भाई मैं फर्स्ट यूज करूं इसको। प्राइसिंग इन इन देखो, सीधा सीधा अपने बात करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड एंड में ऑल्सो भी इन्फ्लुएंस बाय, जो सप्लाई और डिमांड होती है ना, प्राइस पहले कैसे डिटरमाइन होती है वो बताए। सप्लाई एंड डिमांड एंड में ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय द कस्टमर्स आइडल वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट। प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होती है? तो प्राइस का फ्लक्चुएट होने का बेस क्या है? सप्लाई और डिमांड में ऑल्सो द इन्फ्लुएंस बाय द कस्टमर्स आइडल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अगर कस्टमर को मार्केट में जो प्रोडक्ट चाहिए उसका डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस का भाव कम होगा। डिमांड और सप्लाई दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है तो प्राइस कैसा होगा? एक एवरेज प्राइस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस कैसे डिसाइड होता है, प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होता है वो बताए। प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन कैसे होता है? सप्लाई एंड डिमांड एंड में ऑल्सो, सप्लाई और डिमांड से तो फ्लक्चुएट होता है, एंड में ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय द कस्टमर आइडियल वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर भी तो कुछ इच्छा रखता है कि मैं इस प्रोडक्ट का इतना ही दूं। कंपनी दैट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट प्राइस। कंपनी कैसे डिफरेंशिएशन करती है? बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट प्राइस, कैन ईदर डिटरमाइन टू ऑफर द लोएस्ट प्राइस और कैन अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश सुपीरियरिटी थ्रू द हायर प्राइस। ठीक है, डिफरेंशिएशन में वो दो तरीके से जा सकते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर, या तो वो सबसे चीपर भाव दे दे, ठीक है, या तो फिर सुपीरियरिटी दे। ठीक है, देन एप्पल आईफोन डोमिनेट द स्मार्टफोन सेगमेंट बाय चार्जिंग अ हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइसिंग में पहला फ्लक्चुएशन किसकी वजह से है? सप्लाई एंड डिमांड एंड कस्टमर की आइडल वैल्यू की वजह से। जो कंपनीज है दैट डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से वो करती है, इधर लोवेस्ट प्राइस हो सकती है या तो फिर हायर प्राइस हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंशिएशन इज येट अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। वाओ, व्हाट अ ग्रेट लाइन। ठीक है, बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन इज येट अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी एक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है। मैक्सिमाइजिंग द पावर ऑफ अ ब्रांड, maximizing the power of brand using the specific advantages that organization possess can be instrumental to a company's success. मैक्सिमाइज करो पावर ऑफ ब्रांड, ब्रांड का पावर मैक्सिमाइज करो, यूज करो स्पेसिफिक एडवांटेजेस जो ऑर्गेनाइजेशन के पास है सिर्फ, और उसका इस्तेमाल करो। लोकेशन का एडवांटेजेस लो, ठीक है, लोकेशन का एडवांटेजेस लो, नेम का रिकॉग्निशन लो, कस्टमर की लॉयल्टी, ठीक है, लोकेशन का एडवांटेजेस, मैं इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बना रहा हूँ या मैं चाइना के अंदर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, चीप लेबर है, चीप लेबर की वजह से मेरा कॉस्ट कम जाएगा, तो लोकेशन का एडवांटेजेस हुआ। नेम रिकॉग्निशन, इसमें एप्पल से बड़ा मैं किसी का नाम ले नहीं सकता, आईफोन या फिर टाटा ग्रुप, नेम रिकॉग्निशन में कि टाटा का प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। ठीक है, नेम रिकॉग्निशन। कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी एक ही की है राइट नाउ तो आईफोन यूजर्स की, एप्पल प्रोडक्ट्स की, एप्पल्स की जो कस्टमर लॉयल्टी है वैसी कहीं और नहीं है। तो ठीक है, अगर इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना है ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका पूरा जाने दो। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएट अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमाइज करो पावर ऑफ ब्रांड को, यूज करो किस किस चीजों का? लोकेशन एडवांटेजेस का, नेम रिकॉग्नाइजेशन का और कस्टमर लॉयल्टी कैन ऑल प्रोवाइड एडिशनल वे for a company to differentiation itself to the competitors. Apple has a building a customer loyalty since the year has a fan base of a consumer that called Apple fanboys, fangirls. ठीक है, ठीक है ना, तीन चीजों से हम हमारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट के अंदर तीन बातें हमने की थी। इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है जो कॉम्पिटिटर से हमें एडवांटेजेस देता है। दूसरा हमने क्या बात की थी? दूसरा हमने बात की थी भाई हमें न्यू प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, ये कॉस्टली होंगे, कॉस्टली होने के रीजन क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एक्सेट्रा। ये पे ऑफ कब होगा? ये हमने जो न्यू प्रोडक्ट है ये पे ऑफ कब होगा? तो कस्टमर के बीच में फ्लॉक होगा टू बी अमॉन्ग अ फर्स्ट यूजर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, फर्स्ट टू हैव अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है,
प्राइसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमने प्राइसिंग में बात की फ्लक्चुएशन कैसे होता है, सप्लाई और डिमांड से और कस्टमर के आइडल वैल्यू से ये फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की कि कंपनी जो है ना, या तो वो लोएस्ट प्राइस दे सकती है या तो अटेम्प्ट टू बी एस्टैब्लिश सुपीरियर हायर प्राइस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब सबसे पहले लिखो यार, मैक्सिमाइज करो पावर ब्रांड को, लोकेशन का एडवांटेजेस ले लो, नेम रिकॉग्निशन का एडवांटेजेस ले लो, कस्टमर लॉयल्टी का भी एडवांटेजेस ले लो, जिससे हम कॉम्पीट कर पाए, कंपनी डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जांपल, हर तीनों में एक एक एग्जांपल लिख दो, बात खत्म। अचीविंग अ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अचीव कैसे होती है, ठीक है। तो अचीव के लिए यहाँ पे भी 6 पॉइंट है। सबसे पहला, अचीव करने के लिए यहाँ पे कस्टमर कुछ यूनिक मांग रहा है तो उसको यूनिक दे दो। ऑफर है यूटिलिटी टू कस्टमर और मैच प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। कुछ एडिशनल मतलब कि ऑफर करो यूटिलिटी कस्टमर को या फिर मैच करो प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इंप्रूव करो परफॉर्मेंस को, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर डालो। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस दे दो जो बायर को सेटिस्फाई करे, ठीक है। रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन दे दो, प्रोडक्ट में रैपिड इनोवेशन लेके आ जाओ, जिससे है ना हम टू कीप अप विद द डायनेमिक एनवायरमेंट के हिसाब से हम आगे बढ़ते रहे। टेकिंग अ स्टेप टू एनहांस अ ब्रांड इमेज, एनहांसिंग अ ब्रांड इमेज एंड ब्रांड वैल्यू, ठीक है। फिक्सिंग द प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर्स, जो हमारा यूनिक फीचर हम दे रहे हैं ना उसके हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रखो, ठीक है। एडवांटेजेस क्या, अचीविंग कैसे कर सकते, ऑफर करो यूटिलिटी टू कस्टमर और मैच अ प्रोडक्ट विद देयर प्रेफरेंस एंड टेस्ट। इंप्रूव करो परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, हाई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस दे दो, रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन दे दो, इनहांस करो ब्रांड इमेज को और ब्रांड वैल्यू को, फिक्स करो प्रोडक्ट प्राइस और यूनिक फीचर को, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, वही 5 एडवांटेजेस हो गए, राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट। राइवलरी की बात कर रहे थे, मेरे पास एक ब्रांड लॉयल्टी है, मेरा एप्पल का ब्रांड है, मैं एप्पल का ब्रांड लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते, अब लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते, उस इंडस्ट्री में कोई भी राइवल आ जाए, क्या मुझे फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। राइवलरी, ब्रांड लॉयल्टी एक्ट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स, इट मीन्स दैट द कस्टमर विल लेस सेंसिटिव टू बी प्राइस इंक्रीज एज लॉन्ग एज द फर्म कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स, जब तक मैं नीड से सेटिस्फाई करूंगा तब तक मेरी ब्रांड लॉयल्टी बनी रहेगी। बायर्स डू नॉट नेगोशिएट फॉर प्राइस एज दे गेट स्पेसिफिक फीचर्स, जो मेरा प्रोडक्ट बाय कर रहा है क्या वो मेरे पास बोलेगा यार 50,000 रुपए कम कर दो ना इस प्रोडक्ट के, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मैं दे रहा हूं। दे डू नॉट नेगोशिएशन टू द प्राइस, दे गेट अ स्पेशल फीचर, ठीक है। सप्लायर, मैं ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन है ना, एप्पल के प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन है 70 to 80% होता है, इसमें अगर सप्लायर अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे तो अभी क्या मेरा जो प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहा हूँ उसकी वजह से मुझे मुझे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। बिकॉज ऑफ अ डिफरेंशिएशन चार्ज अ प्रीमियम प्राइस, दे कैन अफोर्ड एब्जॉर्ब अ हाई कॉस्ट ऑफ अ सप्लायर एज द कस्टमर आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा, कस्टमर एक्स्ट्रा भी पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सप्लायर की बात हो गई। एंट्रेंट, न्यू एंट्रेंट है तो न्यू एंट्रेंट के लिए अगर मैं इनोवेटिव फीचर वाले प्रोडक्ट दूंगा, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दूंगा, क्या वो इनोवेशन को मैट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसके लिए बैरियर बन जाएगा। इनोवेशन फीचर्स आर एक्सपेंसिव टू ऑफर, न्यू एंट्रेंट जनरली अवॉइड दिस फीचर बिकॉज इट इज अ टफ फॉर देम टू प्रोवाइड द सेम प्रोडक्ट विद द स्पेशल फीचर टू कॉम्पिटिटिव प्राइस। सब्स्टिट्यूट cannot replace a differentiated product which have a high brand value or enjoy customer loyalty, जो customer loyalty और brand value enjoy कर रहा है क्या उसको substitute से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। disadvantages तो लॉन्ग टर्म में हम यूनिकनेस सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चार्जिंग टू हाई प्राइस फॉर अ डिफरेंशिएट फीचर में कॉज द कस्टमर टू स्विच ऑफ टू अनदर अल्टरनेटिव, ठीक है। एज वी सी शिफ्ट आईफोन यूजर टू अदर एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन, ठीक है। गेम खेलने के लिए तो भाई फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही चाहिए। चार्जिंग टू हाई प्राइस, स्विच ऑफ अनदर अल्टरनेटिव, लॉन्ग टर्म तक हम यूनिकनेस सस्टेन नहीं कर पाएंगे।
Differentiation fails to work if it is basic something that is not valued by the customer. डिफरेंशिएशन फेल हो जाता है जब वो वैल्यू नहीं होता है कस्टमर के द्वारा. जैसे कि होम डिलीवरी ऑफ पैक्ड स्नैक इन 30 मिनट्स वुड नॉट इवन द डिफरेंशिएशन एज द कस्टमर वुड नॉट हैव सच एन ऑफर. आपको 5 रुपए का स्नैक हम 15 रुपए में भेजेंगे, 10 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेंगे, मैं बाजू में से खुद खरीद लूंगा यार ना. जेप्टो 5 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं है. जेप्टो आपको बल्क में सामान खरीदना है ना तो ठीक है. बल्क में मतलब कि आप सब्जी वहां से मंगवा रहे हो ठीक है, बट आप 15 रुपए का पैकेट मंगवा रहे हो और 15 रुपए का डिलीवरी चार्जेस दे रहे हो तो वो मैटर नहीं करता है. वो आप है ना सिर्फ है ना वो शो ऑफ होता है और पैसे की बर्बादी होती है. बट आप 1 किलो 2 किलो आलू मंगवा रहे हो, 1 किलो 2 किलो ऑनियन मंगवा रहे हो ठीक है, वेजिटेबल्स मंगवा रहे हो तो आप 200-300 का सामान लेते हो तो डिलीवरी चार्जेस ऑलरेडी वहां पे नलीफाई हो जाते हैं और 200 से 300 के में कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है. तो अब बात करेंगे हम फोकस स्ट्रेटेजी की एंड देन बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी की ठीक है. Focus strategy. A successful focus strategy depends on the industry segment that is of sufficient size, has a good growth potential, and it is not crucial to the success of other major competitors. Strategies such as a market penetration, market development, substantially focus advantages. Mid-size and large firm can effectively pursue. यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है. सबसे पहले जो फोकस स्ट्रेटेजी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, इंडस्ट्री सेगमेंट के ऊपर. सफिशिएंट साइज, गुड ग्रोथ पोटेंशियल होना चाहिए, नॉट क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द अदर मेजर कंपटीटर्स. फोकस स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक 500 लोगों का ग्रुप है, उसको जो नीड है ना मैं वो नीड प्रोवाइड कर रहा हूं, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं. अब 500 लोगों का चीज है ना मेजर नहीं होता है तो क्या वहां पे कॉम्पिटिटर्स आएंगे, नहीं आएंगे. गुड पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल है, देखो ग्रोथ पोटेंशियल गुड है, मैं ये 500 कंज्यूमर को उनको जो चाहिए ना वो चीज देके है ना कुछ भी चार्ज कर सकता हूं तो ग्रोथ पोटेंशियल तो है. देन सफिशिएंट साइज भी है, 500 इज सफिशिएंट साइज के मुझे है ना 1.5 से 2 करोड़ अगर मंथली बनाना है तो मैं बना सकता हूँ. कार नेम आर रोल्स रॉयल, वो साल की कुछ 45 या 50 कार ही सेल करती है. 1 मिनट. रोल्स रॉय हाउ मेनी कार, अराउंड सिर्फ वो 6000 व्हीकल सेल्स करती है एन्युअली. अराउंड 6000 मतलब कि ये बहुत कम है मार्केट के हिसाब से. ग्रोथ है इसमें, यस है. नॉट क्रूशियल टू सक्सेस अदर मेजर कॉम्पिटिटर, यहाँ पे जो दूसरे कॉम्पिटिटर है कास्ट के क्या वो यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे. सफिशिएंट साइज भी है, गुड ग्रोथ भी है. तो स्ट्रेटेजी ये वाली फोकस स्ट्रेटेजी किस पे डिपेंड करती है, तो सक्सेसफुल फोकस स्ट्रेटेजी डिपेंड ऑन इंडस्ट्री सेगमेंट हैज अ गुड growth potential, not crucial the success of the other major competitors, sufficient size. ठीक है, इन तीनों चीजों पे स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है. स्ट्रेटेजी सच एज मार्केट पेनिट्रेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट. मार्केट पेनिट्रेशन मतलब कि नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर को देना. मार्केट डेवलपमेंट मतलब नया प्रोडक्ट नए कस्टमर को देना. ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट मतलब नए मार्केट में जाना. यहाँ पे ऐसा गलत क्यों लिखा है, न्यू प्रोडक्ट फॉर न्यू कस्टमर, ये तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया. ठीक है, इसको जाने दो. मार्केट डेवलपमेंट मतलब कि नया मार्केट एक्सप्लोइट करना एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ. ठीक है, दोनों फोकस स्ट्रेटेजी के अंदर आता है. ऑफर अ सब्सटेंशियल फोकस एडवांटेजेस. मिड साइज एंड लार्ज साइज can effectively pursue focus based strategy only in conjunction with the differentiation or a cost leadership based strategy. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मिड साइज और लार्ज साइज के फॉर्म होते हैं. अब देखो रिलायंस को कोस्ट लीडरशिप पे ही खेलना पड़ेगा, वो फोकस पे नहीं खेल सकते हैं.
ठीक है, वो फोकस के अंदर खेल ही नहीं सकता है, या तो वो कोस्ट में खेल सकता है या तो वो डिफरेंशिएशन खेल सकता है, क्योंकि उसको ब्रॉड मास मार्केट अटेम्प्ट करना है। बट जो उसके अलावा मिड साइज और लार्ज साइज की फॉर्म होती है ना, वो फोकस के अंदर खेल सकती है। क्यों? क्योंकि उसको एक छोटे से सेगमेंट की ही चीज को सेटिस्फाई करना है, और फोकस को किसके साथ, या तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट दे दे या तो कोस्ट लीडरशिप में उसको दे दे। ठीक है, वैसे ही खेल सकती है। So mid-size and large-size firm can effectively pursue a focus-based strategy only in conjunction with differentiation and cost-leader-based strategy. All firms essence follow the differentiation strategy because only a one firm can different itself with the lower cost. The remaining firm in the industry must find other way to different their product. ठीक है, फोकस स्ट्रेटेजी आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंज्यूमर हैव अ डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस, उसका प्रेफरेंस अलग है और रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट या प्रेफरेंस अलग है ना, तब भी फोकस स्ट्रेटेजी वहां पे इफेक्टिव रहेगी। और राइवल फर्म आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्पेशलाइज इन द सेम टारगेट सेगमेंट, हम जिस छोटे से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं ना, कॉम्पिटिटर या राइवल वहां पे नहीं आएगा। अब रिस्क क्या है? तो रिस्क है परस्यूइंग फोकस स्ट्रेटेजी इंक्लूड द possibility of a numerous competitors recognize the successful focus strategy। कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस में ड्रिफ्ट टूवर्ड द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डिजायर बाय द मार्केट एज अ होल। जो हमारा कंज्यूमर है ना, वो फोकस की जरा कोई जो प्रोडक्ट वेल नोन है वो परचेस कर ले। ठीक है, ठीक है, इतना बहुत है, बहुत है इतना। लिखो, इफेक्टिव कब होगी? जब डिस्टेंस प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट कंज्यूमर की डिफरेंट होगी तब। राइवल जहां पे स्पेशलाइज करने का नहीं सोच रहे। रिस्क कब होगा? रिस्क कब होगा? तो जब है ना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज करता है फोकस स्ट्रेटेजी को। और दूसरा क्या है? कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है ना, वो ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट डिजायर बाय द मार्केट, मतलब कि मार्केट में जो प्रोडक्ट चल रहे हैं ना, कोस्ट लीडरशिप के या डिफरेंशिएशन के, उसके ऊपर उसका चला जाए प्रोडक्ट। तो डन। अब हम बात करेंगे फोकस कोस्ट लीडरशिप की, फोकस डिफरेंशिएशन की। अब जो हमारा फोकस है ना, फोकस दो तरीके से हो सकता है, या तो मैं कोस्ट में महारत हासिल कर लूं या तो मैं डिफरेंशिएशन में महारत हासिल कर लूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फोकस कोस्ट लीडरशिप की। फोकस कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी रिक्वायर कंपीटिंग बेस्ड ऑन अ, यहाँ पे किससे कंपीटिंग होता है? बेस्ड टू प्राइस टू टारगेट अ नेरो मार्केट। यहाँ पे हम प्राइस कर यहाँ पे हम नेरो मार्केट को प्राइस के अकॉर्डिंग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अ फर्म दैट फॉलोज दिस स्ट्रेटेजी डज नॉट नेसेसरी चार्ज द लोएस्ट प्राइस। ठीक है, इन द इंडस्ट्री। यहाँ पे हम लोएस्ट प्राइस चार्ज करेंगे ऐसा नहीं है। इंस्टेंट charges a low price relative to the other firms that compete within the target market। हम उससे भी लो प्राइस चार्ज करेंगे जो वहां पे टारगेटिंग मार्केट को जो जो कंपटीटर ने एक्वायर करके रखा है ना, वहां पे जो टारगेटिंग मार्केट को एक्वायर करके रखा है कंपटीटर, वो जिस प्रोडक्ट या सर्विस को जिस प्राइस में सेल कर रहे हैं उससे कम चार्ज करेंगे। यहाँ पे वो बात हो रही। तो चार्ज प्राइस रिलेटिव टू अदर फॉर्म्स दैट compete within the target firm। ठीक है, firms that compete based on a price and target a narrow market followed a focus cost leadership strategy। फर्म्स जो compete करता है किसके ऊपर? बेस्ड ऑन द प्राइस एंड टारगेट द नैरो मार्केट, फोकस कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। ऐसी स्ट्रेटेजी बहुत कम देखने को मिलेगी। फोकस डिफरेंशिएशन, ठीक है, वैसी स्ट्रेटेजी कम देखने को मिलती है, वहां पे एग्जांपल भी नहीं दिया। डिफरेंशिएशन के अंदर एग्जांपल भी इन लोगों ने दिया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी रिक्वायर ऑफरिंग अ यूनिक फीचर दैट फुलफिल द डिमांड ऑफ अ नैरो मार्केट। ठीक है, वहां पे ऐसा नैरो नहीं, यहाँ पे नैरो मार्केट ऐड करो, यूनिक फीचर फुलफिल द डिमांड ऑफ अ नैरो मार्केट। ठीक है, सिमिलर टू द फोकस्ड लो कोस्ट स्ट्रेटेजी। नैरो मार्केट आर डिफाइंड in a different way in a different settings। Some firms using a focused differentiation strategy concentrate their efforts on a particular sale channel such as selling over the internet only। ठीक है, यहाँ पे आप सेलिंग ओवर द इंटरनेट ओनली कर सकते हो। ठीक है, लिखो, क्या लिखो? बस इतना लिख दो ना, लिखना है कि नहीं लिखना है? लिखो इतना, फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर, लाइक यहाँ पे लिखो, लाइक सेल्स चैनल सच एज सेलिंग ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अदर टारगेट पर्टिकुलर डेमोग्राफिक ग्रुप।
दूसरा क्या हो सकता है, डेमोग्राफिक ग्रुप के ऊपर भी आप टारगेट कर सकते हो, सेल्स चैनल को टारगेट करो, डेमोग्राफिक ग्रुप को टारगेट करो, फॉर्म दैट कम्पीट बेस्ड ऑन अ यूनिकनेस एंड टारगेट अ नैरो मार्केट आर फॉलोइंग अ फोकस्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। जैसे कि रोल्स रॉयस सेल्स लिमिटेड नंबर ऑफ हाई एंड कस्टमर बिल कार्ड्स, ठीक है, ये कस्टमर बिल कार्ड देता है, कस्टमर को जैसा पसंद हो ना वैसा कार बना के देता है रोल्स रॉयस। अचीविंग अ फोकस, अब फोकस स्ट्रेटेजी अचीव कैसे होंगी, ठीक है, सबसे पहले मुझे एक स्पेसिफिक नीश चाहिए, नैरो नीश चाहिए, तो सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक नीश विच आर नॉट कवर्ड बाय कोस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्रिएट करूंगा मैं एक सुपीरियर स्किल फॉर सच नीश मार्केट, इसके लिए मुझे एक नया स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है, जनरेटिंग अ हाई एफिशिएंसी फॉर सर्विंग अ सच नीश, मुझे हाई एफिशिएंसी चाहिए इस नीश को सर्व करने के लिए, एंड डेवलपिंग अ इनोवेटिव वे टू मैनेज द वैल्यू चेन, जो हमारा सप्लाई चेन या वैल्यू चेन होता है ना उसको मैं डेवलप करूंगा, उसके लिए इनोवेशन, ठीक है। चार चीजें, सिलेक्ट करो स्पेसिफिक नीच को जो भी नहीं कवर हुई कोस्ट लीडर या तो डिफरेंशिएशन से, क्रिएट करो सुपीरियर स्किल फॉर अ कैटरिंग सच नीच मार्केट, इस नीच को हम संभाल के रखे उसके लिए एक सुपीरियर स्किल तैयार करो, हाई एफिशिएंसी फॉर सर्विंग दिस स्किल एंड डेवलपिंग इनोवेशन वे टू मैनेजिंग द वैल्यू चेन। देखो मैं बताऊं, अगर देखने जाए ना तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्ट करो पहला, बाद में कैटरिंग करो, सर्व करो और मैनेज करो, ठीक है। सिलेक्ट करो स्पेसिफिक नीश को, कैटरिंग करो ऐसे नीश की, सर्व करो ऐसे नीश को और मैनेज करो इनको वैल्यू चेन के अंदर। सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक नीच विच नॉट कवर्ड बाय द कोस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएशन, क्रिएट अ सुपीरियर सिंक फॉर कैटरिंग सच नीश, generating a high efficiency for serving this niche and develop karo innovation way to manage the value chain. Advantages: premium price can be charged by the organization for their focused product, and due to tremendous expertise in the goods and service that organization follow a focused strategy, offer rival and new entrant may find a difficulty to compete. लिखो इतना, राइवल एंड एंट्रेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू द कम्पीट, प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो फोकस की वजह से, और जो हमारे राइवल और न्यू एंट्रेंट हो गए वो डिफिकल्टी करेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले यहाँ पे डिमांड कैसी है, लिमिटेड, तो ड्यू टू लिमिटेड डिमांड प्रोडक्ट और सर्विस कोस्ट आर हाई विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स, लिमिटेड डिमांड की वजह, लिमिटेड डिमांड है जिसकी वजह से कोस्ट यहाँ पे हाई होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इन द लॉन्ग रन niche could disappear or taken over by the larger competitor by acquiring the same डिस्टिंक्टिव कंपटीशन, ठीक है, अगर लार्ज कॉम्पिटिटर इनको टेक ओवर कर सकता है लॉन्ग रन में, ठीक है, निश डिसअपीयर भी हो सकती है। जो फॉर्म लैक करती है डिस्टिंक्टिव कंपटीशन में, कंपिटेंसी में, उनको कभी भी फोकस परस्यू नहीं करना चाहिए। अगर फॉर्म के पास कोई कंपिटेंसी नहीं है तो उसको फोकस में नहीं जाना चाहिए। फिर लिमिटेड डिमांड है तो भी नहीं, लिमिटेड डिमांड है जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत हाई होती है जो प्रॉब्लम कोस करती है, लॉन्ग रन में निश डिसअपीयर हो सकती है या तो फिर लार्जर कॉम्पिटिटर उनको टेक ओवर कर लेगा। लास्ट 10 मिनट्स, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा ही एग्जांपल देके इसको समझा दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि है ना 1.5 घंटे में है ना पूरा का पूरा हम सब्जेक्ट को, अरे पूरा का पूरा एक चैप्टर हम कवर कर ले, जैसे चैप्टर 1 आवर में कर ले, चैप्टर 4 को 1.5 या 2 घंटे के अंदर पूरा कवर कर ले, चैप्टर 3 2 को भी 1.5 से 2 घंटे में हम पॉइंटर्स याद कर लेना, वैसा कुछ लाने का मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं। बेस्ट कोस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी कैसे बनी? पहली स्ट्रेटेजी क्या थी भाई, कोस्ट, दूसरी था डिफरेंशिएशन, तीसरा था फोकस कोस्ट, उसके बाद था फोकस डिफरेंशिएशन। होटल ने बोला कि किसी को इसके बीच में भी खेलना हो ना तो इसके बीच में भी खेलो, और बनाया उसने बेस्ट कोस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। गलत लग रहा है भाई, बेस्ट कोस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ठीक है, उन्होंने बोला बेस्ट कोस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, मतलब कि इन चारों के कैरेक्टरिस्टिक्स इस एक के अंदर होंगे। देखो योग गण, मैथ्स में एक ऐसी चीज पढ़े थे अपने, अब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, यूं और यूं कर दिया, मतलब कि तब भाग योग गण या ऐसा कुछ बोलते थे, अभी याद नहीं आ रहा है, तो वैसा ही इन लोगों ने यहाँ पे कुछ बनाया है। 4 स्ट्रेटेजी लिख दी, डायग्राम इंपॉर्टेंट,
इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे डायग्राम के 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। डायग्राम बनाना है, ठीक है। लिखो यहाँ पे हम ब्रॉड क्रॉस बायस को यहाँ पे हम बोलते हैं, और यहाँ पे हम नैरो बायस को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कोस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन में हम ब्रॉडर मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं, फोकस के अंदर हम नैरो मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखो ऐसे, मार्केट यहाँ पे कौन सा टारगेट करे, तो ब्रॉड मार्केट को, यहाँ पे नैरो मार्केट को, ठीक है। डिलीट। बाद में 4 स्ट्रेटेजी लिखो, लोअर कोस्ट, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड लो। यहाँ पे हम लोअर की बात करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है। लोअर के अंदर लोअर कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी और लोअर कोस्ट स्ट्रेटेजी, फोकस्ड लोअर कोस्ट स्ट्रेटेजी। डिफरेंशिएशन में ब्रॉड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। और इन्होंने ना बीच में मस्त गोला करके क्या बताया है भाई, ये है ना, यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे टच हो रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रहा है। तो अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, 5 मिनट लगेगी। दिस इज द न्यू मॉडल ऑफ अ बेस्ट कोस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ अबो 3 जेनरिक स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे 3 जेनरिक स्ट्रेटेजी, कौन सी, लोअर कोस्ट, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, ठीक है। 4 नहीं है, जेनरिक स्ट्रेटेजी 3 है, और इन 3 जेनरिक स्ट्रेटेजी के ऊपर से बना है बेस्ट कोस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ओके। इट इज डायरेक्टिव टूवर्ड्स गिविंग अ कस्टमर मोर वैल्यू। यहाँ पे ना हम कस्टमर को मोर वैल्यू दे रहे हैं फॉर द मनी बाय एम्फेसिसिंग ऑन बोथ, ठीक है। या फिर इतना ही रखो ना यार, गिविंग अ कस्टमर मोर वैल्यू, लो कोस्ट एंड अप, इसको भी छोड़ दो। द ऑब्जेक्टिव इज टू कीप कोस्ट एंड प्राइस लोअर देन द दोज ऑफ द अदर सेलर ऑफ अ कंपेरेबल प्रोडक्ट। यहाँ का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कोस्ट और प्राइस को लो रखना है अदर सेलर जो कंपेरेबल प्रोडक्ट्स में, जैसे कि एक जैसे प्रोडक्ट में, जैसे कि कैंपा कोला और कोको कोला दोनों एक जगह, दोनों 10 रुपए की बेचते हैं। हो सकता है कैंपा कोला अपना 8 रुपए कर दे, कर सकता है ना, कर सकता है। तो कीप कोस्ट एंड प्राइस लोअर दोज अदर सेलर ऑफ अ कंपेरेबल प्रोडक्ट, कंपेरेबल प्रोडक्ट्स में हमारा प्राइस लो होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम दो, ये लिखो, बेस्ट कोस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स अ प्रोवाइडिंग अ कस्टमर मोर वैल्यू, ठीक है। वही बात फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या काम है, प्रोवाइड करना कस्टमर को मोर वैल्यू ऑन अ लोअर कोस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंस, लोअर कोस्ट और बेटर क्वालिटी डिफरेंस देके। इट कैन बी डन थ्रू, ये 2 तरीके से डन हो सकता है। एक, ऑफर करो प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस देन द व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय राइवल्स, ऑफर करो प्रोडक्ट को लोअर प्राइस में जो ऑफर वैल्यू कर रहा है राइवल, ठीक है। अगर राइवल कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का बेच रहा है, मैं 48 या 45 रुपीज का बेचूंगा, ठीक है। और बट मैं 45 रुपीज में कंपेरेबल क्वालिटी और फीचर दूंगा, मतलब कि एक राइवल जो 50 रुपए में क्वालिटी और फीचर दे रहा है ना, वही प्रोडक्ट मैं 45 रुपीज में दूंगा, सेम प्रोडक्ट में 45 रुपीज में दूंगा, राइवल जो दे रहा है 50 रुपए में, ठीक है। तो ऑफरिंग अ प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस देन व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द राइवल फॉर अ प्रोडक्ट विद द कंपेरेबल क्वालिटी एंड फीचर। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, पहला मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट है, राइवल सेल कर रहा है, राइवल सेल कर रहा है 50 रुपए में, मैं सेम प्रोडक्ट मैं सेल करूंगा 45 रुपीज में, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या, कोस्ट का काम किया, ठीक है। प्रोडक्ट उठाया, राइवल सेल कर रहा है 50 रुपए में, मैं भी सेल करूंगा 50 रुपए में, बट विथ एडिशनल फीचर, मतलब कि प्राइस सेम रहेगा हम दोनों का, लेकिन मैं राइवल से ज्यादा फीचर्स उसको दूंगा, बेटर फीचर्स दूंगा। चार्जिंग अ सिमिलर प्राइस, सेम प्राइस चार्ज करो एज बाय द राइवल फॉर द प्रोडक्ट विथ मच हायर क्वालिटी, मैं क्वालिटी हायर दूंगा, मच हायर क्वालिटी एंड बेटर फीचर्स, जितनी ज्यादा क्वालिटी हुई उतनी ज्यादा क्वालिटी दूंगा और बेटर फीचर दूंगा। तो कैसे हो सकता है, प्राइस में लो रखूंगा, या प्राइस में लो रखूंगा बट सेम क्वालिटी और फीचर्स दूंगा, प्राइस में सेम रखूंगा बट हाई क्वालिटी और फीचर्स दूंगा। Android flagship phone from OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo are all rooting for giving a better quality at a lowest price to the customer. They are the following this best cost provider strategy of penetrate market. Okay, आज के टाइम पे 90% लोग यही चीजें यूज करते हैं, और इसी के ही साथ ही हमारा चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। चैप्टर के अभी हमने सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट करे पूरे 1.5 घंटे बैठ के। कौन कौन से,
की स्टेक होल्डर एंड पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजी व्हाट हम खुद रीड कर लेंगे, मतलब कि ये भी हट गया। मतलब कि यहाँ पे अब मेजर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर और कोर कॉम्पिटेंसी बाकी है, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर, और उसमें भी स्ट्रेटेजिक ड्राइवर के अंदर है ना चैनल्स, मार्केटिंग के अंदर 16 मार्केटिंग आते, तो 1.5-2 घंटा उसमें भी लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।